हाय एवरीवन, आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं। हम अपना लो लेवल डिजाइन यानी एलएलडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही प्री रिक्विजिट मान सकते हो इसको आगे आने वाले टॉपिक्स का, यानी डिजाइन प्रिंसिपल्स, डिजाइन पैटर्न्स एंड सो ऑन का। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। एंड स्पेसिफिकली जब हम ऊप्स में एनालिसिस और डिजाइन की बात करते हैं तो हम यूएमएल डायग्राम्स की बात कर रहे हैं। तो आज हम जो पूरी क्लास होने वाली है इसमें इसी रिगार्डिंग सारी डिस्कशन करेंगे। और प्राइमरली जो हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन होगा वो एक टाइप के डायग्राम के ऊपर होगा जो कोई अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यार, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन होता क्या है? तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑल्दो मैं आपको ज्यादा थियोरेटिकल में नहीं लेके जाना चाहता, ज्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाना चाहता। बट थोड़ी थोड़ी मैं बीच बीच में डेफिनेशन देता रहूंगा, ताकि मान लो कल को जाकर आपको यही चीज आपके कॉलेज के एग्जाम्स में लिखनी हो, या फिर आपसे कोई इन जनरल इंटरव्यू में भी पूछ ले, तो आपको एटलीस्ट उन चीजों का मतलब तो पता हो, या फिर याद तो हो, उनकी डेफिनेशन कुछ तो मेमोरी में रहे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें एक वर्ड तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ ऊप्स रिगार्डिंग बात हो रही है, कुछ ना कुछ हम क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, उनके बीच में रिलेशनशिप्स और इंटरफेसेस, इनम्स, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से किसी सिस्टम को, किसी सॉफ्टवेयर को, किसी एप्लीकेशन को, किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिजाइन करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सीधा कोड करने बैठ गए, पहले कुछ फ्लो होता है हमारे पास, और वो फ्लो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम डिजाइन करते हैं, तो उसी को यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन कहते हैं। जो स्टेप्स हैं यहाँ पर मैंने थियोरेटिकली स्टेप्स लिख रखे हैं, बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं प्राइमरली। आप बोल सकते हो सबसे पहला स्टेप है, जो भी आपके पूरे सिस्टम में कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट्स क्लासेस हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं उन क्लासेस के, या फिर इंटरफेसेस, इनम्स और इन जनरल पैकेजेस, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं आपके एक सॉफ्टवेयर के अंदर, आपके एक प्रोडक्ट के अंदर। तो आपको वो सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारी क्लासेस, ये सारे ऑब्जेक्ट्स, ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारे मॉड्यूल्स इंडिविजुअल तो रहेंगे ही नहीं, इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स होंगी। तो हमें वो रिलेशनशिप्स डिफाइन करनी पड़ती हैं कि कैसे एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे एक क्लास किसी इंटरफेस पर इंप्लीमेंट हो रहा है, या फिर उसको यूज कर रहा है, या फिर उससे कुछ ना कुछ आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ओवरराइड कर रहा है। एनीवेज, जो हमारा तीसरा पॉइंट होने वाला है, आफ्टर हमने क्लासेस डिजाइन कर लिया, हमने ऑब्जेक्ट्स को सोच लिया कि हम क्या क्या क्लासेस रखने वाले हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स रखने वाले हैं, हमने उनके बीच में रिलेशनशिप डिराइव कर ली। तो उसके थ्रू हमें क्या करना पड़ता है, कभी डिजाइन तैयार करना पड़ता है, और उसी डिजाइन में हम क्या करेंगे, यूएमएल नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं मैं बोलूंगा, बल्कि विजुअल मॉडलिंग लैंग्वेज। यूएमएल की फुल फॉर्म ही क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे आप कोड नहीं कर रहे होगे एज सच। और ये एक ऐसी लैंग्वेज होगी जो कि कोई भी समझ पाएगा, मतलब भले ही वो प्रोडक्ट मैनेजर हो, भले ही वो आपका यूआई यूएक्स का डिजाइनर हो, भले ही वो आप एज इंजीनियर हो, भले ही आपके वो मैनेजर हो, कोई भी हो, भले ही स्टेक होल्डर्स भी हो जो बिजनेस माइंडसेट से आ रखे हैं, सारे के सारे इन यूएमएल डायग्राम्स को समझ पाएंगे। अब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो सेल्स फोर्स में मैंने काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो सर्विसेज पर, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के जो ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन है उनको गो थ्रू किया है, क्योंकि उसमें से 2-3 प्रोडक्ट्स पर मैंने खुद भी काम किया है। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि हर बार किसी भी ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट में एक आर्किटेक्चर का डॉक्यूमेंट जरूर होता है, मतलब उस प्रोडक्ट में हो क्या रहा है, उस प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर क्या है। यूजुअली 2 चीजें होती हैं, एक होता है हाई लेवल डिजाइन, एक होता है लो लेवल डिजाइन। हाई लेवल डिजाइन में दिखाऊंगा आगे जाके, एक एप्लीकेशन का एक एग्जांपल लेंगे हम ऊबर का। लेकिन अगर मैं हाई लेवल को अभी के लिए छोड़ दूं, क्योंकि अभी हम लो लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हमेशा उस आर्किटेक्चर वाले डॉक्यूमेंट में एक लो लेवल डिजाइन भी आपको मिलेगा, अपने एप्लीकेशन का, या अपनी माइक्रो सर्विस का, या फिर इन जनरल आप बोल सकते हो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर का, जिसमें सारी क्लासेस डिनोट कर रखी होंगी, उन क्लासेस के बीच में आपके रिलेशनशिप्स डिनोट कर रखे होंगे, एंड जो भी बाकी हमारे को रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब एक यूएमएल डायग्राम में या फिर एक क्लास डायग्राम में स्पेसिफिकली, वो सारी चीजें उसमें दिखा रखी होंगी, डिनोट कर रखी होंगी। तो डिजाइन हमें करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हम सीधा इम्प्लीमेंटेशन पे चले जाते हैं, सीधा कोड पर तो हम इंटरव्यूज में भी नहीं जाते। कभी आप आगे जाकर मशीन कोडिंग राउंड देते हो, या फिर आगे जाकर आप इन जनरल एक इंटरव्यू देते हो फेस टू फेस, जिसमें आपके ऊपर लो लेवल डिजाइन का कोई प्रॉब्लम आपसे पूछा जा रहा है, आपसे कोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो अगर आप सीधा कोड करने बैठ गए ना, तो ये एक बहुत ही रेड फ्लैग काइंड ऑफ आपके लिए हो जाएगा कि यार, कभी भी एलएलडी की प्रॉब्लम्स या एलएलडी के इंटरव्यूज में सीधा कोड नहीं करना चाहिए। पहले थोड़ा उसकी प्रॉब्लम को समझो, प्रॉब्लम को एनालाइज करो, और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनके ऊपर हमें पहले कंफर्म होना है कि क्या क्या सारे पॉइंट्स, क्या क्या सारी कंपोनेंट्स, क्या क्या सारे रिलेशनशिप्स होने वाले हैं। उसका एक डिजाइन तैयार करा, एक स्ट्रक्चर तैयार किया,
और उस स्ट्रक्चर की मदद से, उस डिज़ाइन की मदद से फिर जाके आपने अपने किसी भी मनपसंद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसी वजह से हमारा ये जो यूएमएल है, जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज से जो डायग्राम्स बनते हैं, वो डायग्राम्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक बार आपने डिज़ाइन तैयार कर लिया, फिर भले ही आगे जाके आप उस इम्प्लीमेंटेशन में जावा यूज़ कर रहे हो, भले ही आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो, भले ही आप कोई और टेक स्टैक यूज़ कर रहे हो ऑल टुगेदर, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो डिज़ाइन सेम रहने वाला है, वो आपका पूरा स्ट्रक्चर सेम रहने वाला है। तो आई होप थोड़ा-सा बेसिक हमें पता चला होगा कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, व्हाट इज़ यूएमएल डायग्राम्स। बट जो मैंने फ्लो की बात करी थी अभी कि हम कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है। ये वैसे आपके थ्योरी में भी आता है, कॉलेजेस के एग्ज़ाम में आता है। हालाँकि हम उस टाइम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पर, बट कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स जैसे ओएस, जैसे डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नाम का जो आपका कोर्स होता है, उसमें से कुछ-कुछ पोर्शन्स इम्पोर्टेंट होते हैं। पूरा कोर्स ही इम्पोर्टेंट नहीं होता, मतलब कई चीज़ें तो आपको बहुत पुरानी-पुरानी सिखाई जाती हैं, वाटर फ्लो मॉडल एंड सो ऑन। लेकिन उसमें से कुछ पार्ट जो हैं, वो हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो उसमें से एक पार्ट हमारा आ रहा है कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का इन जनरल प्रोसेस क्या होता है, बी इट योर डीएसए प्रॉब्लम, इसमें भी आप इसी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, या फिर आप इन जनरल बोल सकते हो, इसको एक मेथोडोलॉजी का नाम दे रखा है, मतलब एक तरीका है ये आपको किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने का, और उस तरीके को क्या बोलते हैं, एजाइल तरीका। मतलब आपकी स्क्रम्स हो रही होती हैं, आपकी स्प्रिंट्स हो रही होती हैं, उस स्क्रम में आप डेली अपने स्टैंड अप देते हो, अपनी बेसिकली अपडेट्स देते हो, और ये साइकिल चलती रहती है कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंटरवल्स पे। तो वो साइकिल क्या है? सबसे पहले जो भी आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की आपको रिक्वायरमेंट की एनालिसिस करनी पड़ेगी। मतलब उस प्रॉब्लम में लेट्स से हम डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले सिंपल एग्जांपल, तो हमें उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना पड़ेगा, यानी प्रॉब्लम मांग क्या रही है, उसका इनपुट फॉर्मेट क्या है, उसका आउटपुट फॉर्मेट क्या है, एंड फिर कंस्ट्रेंट्स क्या है। तो ये हमने क्या करा, एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस करा उस प्रॉब्लम का। यहीं पे अगर हम एक रियल लाइफ एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर की बात करें, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या हो सकती है? लेट्स से मैं एक बुक माई शो टाइप की एप्लीकेशन की बात करूं, तो वहां पर हमारे पास कितने तरह के यूज़र्स हमारे पास आएँगे, वो किस किस तरह की सर्विसेज़ हमसे माँगेंगे, हमारे पास कौन-कौन से मूवीज़ या फिर कौन-कौन से आपके पास हो सकता है डेटाबेसेस आपको रिक्वायर्ड होंगे, मतलब अलग-अलग तरह के आपके पास रिक्वायरमेंट होंगी और आपको उनको फुलफ़िल करना होगा, आपको एनालाइज़ करना होगा। पहले उस चीज़ पर विचार करना पड़ेगा, पहले अपना टेक स्टैक सोचना पड़ेगा कि जो भी मैं प्रोग्राम करूँगा, जो भी मैं कोड करूँगा, वो मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कौन-सा रहेगा, मतलब कौन-सा टेक स्टैक मैं चूज़ करूँ। आप कुछ असम्पशन्स करते हो, ऑब्वियसली आप पहले दिन जब कोड करने जाओगे एज़ अ स्टार्टअप, अगर मैं सोच रहा हूँ, तो आप ऐसा नहीं सोचोगे कि मेरे को 1 मिलियन यूज़र्स अगर आज ही मिल जाएँ, तो मैं क्या करूँगा? ऑब्वियसली, मेबी आप स्टार्ट करोगे 10,000 यूज़र्स का टारगेट करके कि आज आपकी एप्लीकेशन क्या 10,000 यूज़र्स के साथ, क्या 99% अवेलेबिलिटी के साथ चल पा रही है या नहीं? कल को जब मान लो आपके थोड़े बहुत आपके ब्लैकआउट्स आ रहे हैं, मतलब आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो थोड़ा-सा ठप पड़ जाता है, मतलब काइंड ऑफ आपका शट डाउन हो जाता है। तो ऐसे केस में आप सोचोगे यार चलो अब अवेलेबिलिटी ट्राई करते हैं बढ़ाने की। 99 की जगह 3 नाइन्स पड़ जाते हैं, 4 नाइन्स पड़ जाते हैं। ये अलग-अलग टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो आप हाई लेवल में पढ़ोगे, हाई लेवल डिज़ाइन में। लेकिन आप क्या करोगे? आप असम्पशन्स अभी के लिए लोगे, यार अभी के लिए मेरे पास इतना यूज़र बेस होगा, मेरे पास इतनी एक्टिव कॉल्स आ रही होंगी, इतना मेरे पास रेगुलर डेली का इंटरैक्शन आ रहा होगा मेरे सॉफ्टवेयर पर। और उस बेसिस पर भी आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, क्योंकि आप सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं कर सकते, कभी भी आपका कोड शुरू में परफेक्ट हो ही नहीं सकता है। शुरू में क्या, इनफैक्ट कई कितनी सारी साइकिल्स अगर आप ये चला भी लोगे एक सॉफ्टवेयर के ऊपर, तब भी वो कोड कभी भी परफेक्ट होगा ही नहीं। एक बहुत ही छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो आज के दिन आप अपना कोड जावा 11 में या जावा 17 में लिख रहे हो, तो कल के दिन जब जावा 21 आएगी या फिर और फर्दर वर्जन्स आएँगे, तो काफ़ी सारे ब्रेकिंग चेंजेस आएँगे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपडेट करनी पड़ेंगी या फिर रिमूव करनी पड़ेंगी। या फिर रिप्लेस करनी पड़ेंगी फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन टू द न्यू वर्जन। तो ये साइकिल तो चलती रहेगी, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि कुछ असम्पशन्स तो हमें लेनी पड़ेंगी। अब ये असम्पशन्स इंटरव्यू के स्पेसिफिक भी हैं, मतलब जब आप इंटरव्यू में कोई एलएलडी की प्रॉब्लम टैकल कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटरव्यू में डिस्कस करना पड़ता है अपने इंटरव्यूअर के साथ कि क्या मैं ऐसा अज़्यूम कर सकता हूँ? क्या मैं ये अज़्यूम कर सकता हूँ? लेट्स से अगर मैं बुक माई शो की बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि एक यूज़र एक ही टिकट बुक कर सकता है, या फिर एक यूज़र लेट्स से रेटिंग दे सकता है या नहीं? मतलब अलग-अलग तरह के असम्पशन्स कि मैं इस चीज़ को भी इग्नोर कर सकता हूँ, क्या मैं पेमेंट को भी इग्नोर कर सकता हूँ क्या? क्या मैं ऑथराइज़ेशन को भी इग्नोर कर सकता हूँ क्या? तो अलग-अलग असम्पशन्स आपको लेनी पड़ती है इवन फॉर इंटरव्यूज़।
तीसरा स्टेप जैसे मैंने बताया अभी डिज़ाइन करना। आपको एक प्रोटोटाइप काइंड ऑफ तैयार करना है, मतलब एक प्रूफ ऑफ कांसेप्ट जिसे बोलते हैं, पीओसी जिसे बोलते हैं, कि हाँ यार, मेरा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा कोड ऐसा दिखेगा जब मैं कोड करूँगा, जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। अभी करा नहीं है, लेकिन जब करूँगा तो ऐसा दिखेगा। तो काइंड ऑफ उससे एक जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो बिज़नेस साइड से आ रखे होते हैं, यानी प्रोडक्ट मैनेजर्स एंड सो ऑन, उनको भी आइडिया मिल जाता है कि हाँ, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, वो कहाँ जाने वाला है या फिर इसको हम कहाँ लेकर जा सकते हैं। तो इसी में हम क्या करते हैं, इसी में हम यूएमएल डायग्राम्स का और इन जनरल आप बोल सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। मतलब हम एक विजुअलाइज़ेशन देते हैं कि हमारा जो पूरा सॉफ्टवेयर है, हमारा जो पूरा प्रोडक्ट है, वो कैसा दिखेगा। अभी इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन होती है हमेशा डिज़ाइन के बाद। मतलब जो आप एक्चुअल कोड करोगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो हमेशा डिज़ाइन के बाद ही करोगे। यूजुअली यही साइकिल होती है, जिसमें आप अभी के लिए, क्योंकि हम ऊप्स पढ़ रहे हैं, तो जो इम्प्लीमेंटेशन होगी वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तरीके से ही होगी। यानी आप डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, डिज़ाइन पैटर्न्स, इन सब का यूज़ करके अपना कोड कर रहे होगे। अब अगेन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सब भी हम पढ़ेंगे। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हमें अच्छा कोड, क्लीन कोड, गुड कोड, जिसमें ड्राई प्रिंसिपल, सॉलिड प्रिंसिपल्स और साथ के साथ बहुत सारे डिज़ाइन पैटर्न्स, फैक्ट्री पैटर्न एंड बहुत सारे अलग-अलग पैटर्न स्ट्रक्चरल होते हैं, क्रिएशनल होते हैं, मतलब अलग-अलग पैटर्न्स का हमें यूज़ करना पड़ेगा। फाइनली जब आपका प्रोडक्ट एक मार्केट के लिए तैयार हो चुका है, आपका प्रोडक्ट, अब आप क्या कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, शिप कर सकते हो। मतलब जो भी उसके यूज़र्स होंगे, वो उस प्रोडक्ट को यूज़ कर पाएँगे। अब ऑब्वियसली यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती। वो यूज़र्स क्या करेंगे, यूज़र्स कुछ फीडबैक देंगे कि यार ये चीज़ चल नहीं रही, ये चीज़ खराब है, ये चीज़ मेरी स्क्रीन पर ऐसी दिखनी चाहिए थी लेकिन ऐसी दिख रही है, मे बी ये वाला बटन क्लिक ही नहीं हो पा रहा एंड सो ऑन। वो कुछ ना कुछ फीडबैक देंगे डिप्लॉयमेंट होने के बाद, तो उन फीडबैक्स के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एनालिसिस करना पड़ेगा कि अच्छा ये फीडबैक क्या अभी लेना हमें पॉसिबल है? क्या जो यूज़र्स मैक में या फिर आप बोल सकते हो आईफ़ोन से हमारे पास जुड़ रहे हैं, मतलब एंड्रॉयड के अलावा जो यूज़र्स हैं, क्या उन्हें अभी हम इनकॉर्पोरेट करें अपने सिस्टम में? क्या हम अपना एक एप्लीकेशन बनाएँ जो स्पेसिफिकली उनको टारगेट करता हो, या फिर अभी वो नंबर ऑफ यूजर्स लिमिटेड है, तो अभी सिर्फ एंड्रॉइड पर रखते हैं, अभी सिर्फ वेब ऐप पर रखते हैं एंड सो ऑन। मतलब इस तरह की आपकी फिर दोबारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस होगी, फिर दोबारा assumptions कि हाँ, ये चीज़ अभी के लिए इग्नोर करते हैं, ये चीज़ अभी के लिए पिक नहीं करते, मतलब बैकलॉग में डाल देते हैं। फिर एक डिज़ाइन का रिवैम्प आप बोल सकते हो, आर्किटेक्चर रिव्यू होगा, आपके अगेन स्टेक होल्डर्स आएँगे, आप दोबारा से पूछोगे कि आप जो हमारा न्यू डिज़ाइन है, जो बढ़ती हुई स्केलेबिलिटी, जो बढ़ता हुआ अवेलेबिलिटी को टैकल कर रहा है, क्या ये डिज़ाइन एप्रोप्रिएट है आगे आने वाले 1 साल, आधे साल, 6 महीने आप बोल सकते हो, 8 महीने एंड सो ऑन के लिए। फिर सेम तरीके से आप दोबारा से कोड में चेंजेस करोगे, हालाँकि इस बार स्क्रैच से कोड नहीं लिखोगे, कई बार लिखना भी पड़ता है, कंप्लीट रिवैम्प भी होता है कई बार कोड्स का, और फिर दोबारा वो जो आपका नया एप्लीकेशन है, वो दोबारा से डिप्लॉय होगा या फिर ऑलरेडी डिप्लॉयड में ही आप दोबारा से अपनी जेनकिन्स की पाइपलाइन चलाओगे। एनीवेज़, ये हमें बेसिक सा फ्लो समझ आ पा रहा होगा किसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेस का, कि हमारा कैसे एक सॉफ्टवेयर जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैसे-कैसे, किस-किस स्टेज से होकर गुज़रता है। ऑब्वियसली मैं ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैंने सिर्फ टर्म्स लिखी हैं, उनके डेफिनिशंस या फिर उनके बारे में 2-2 3-3 लाइन के पैराग्राफ नहीं लिखे। आगे चलते हैं, ये अगर हमें समझ में आ चुका है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने बोला था कि यार यूएमएल डायग्राम जो हम डिज़ाइन में यूज़ करने वाले हैं। अभी हम कोड नहीं करेंगे, अभी मैं स्लाइड्स में कुछ-कुछ जगह पर कोड दिखाऊँगा आपको, लेकिन आज की क्लास में हम बिल्कुल भी एक भी लाइन ऑफ कोड लिखने नहीं वाले। हम सीखेंगे क्या? हम सीखेंगे यूएमएल, यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के बारे में, इसमें बनाए गए डायग्राम्स के बारे में। तो सबसे पहले यूएमएल है क्या? जैसे मैंने बोला कि यार एक तरीका है विजुअलाइज़ करने का, ग्राफिकली विजुअलाइज़, मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देने का। किसका? आपके पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर में कौन-कौन से मॉड्यूल्स हैं, कौन-कौन से कंपोनेंट हैं, कौन-कौन सी क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें वो कौन से पैकेज के अंदर है, फिर वो पैकेज आपस में रिलेटेड कैसे हैं, कौन किसको यूज़ कर रहा है और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। मतलब आपने एक बहुत ही कॉमन रिलेशनशिप शायद से सुन रखी हो, जिन्होंने भी ऊप्स पढ़ रखी है किसी भी लैंग्वेज में, स्पेसिफिकली अगर मैं जावा की बात करूँ, तो वहाँ पे हमारे पास एक इनहेरिटेंस नाम की रिलेशनशिप आती है, जो सबसे कॉमन रिलेशनशिप होती है। और मोस्टली लोग जो सिर्फ बेसिक ऊप्स पढ़ते हैं, उन्हें वही एक रिलेशनशिप पता होती है, लेकिन उसके अलावा भी होती हैं। तो रिलेशनशिप्स कैसी हैं क्लासेस के बीच में और अलग कंपोनेंट्स और जो क्लासेस के अलावा होते हैं, उन कंपोनेंट्स के बीच में। ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, यूएमएल है, वो यूज़ करते हैं हम। अब यूएमएल डायग्राम सिर्फ एक तरह का डायग्राम नहीं होते, इसमें काफ़ी सारे तरह के डायग्राम होते हैं। तो इसलिए एक तरह से एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रखा है, आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रखा है। इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप जो भी डायग्राम बनाओगे,
वो हर कोई समझ पाएगा। जैसे मैंने बोला कि प्रोडक्ट मैनेजर्स भी, इंजीनियर्स भी, स्टेक होल्डर्स भी, सारे के सारे वो सेम डायग्राम को देख लेकर अपनी अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। तो अगेन रीड कर लेते हैं पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट है कि हमारी यूएमएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई कोडिंग नहीं हो रही यहाँ पर। हाँ, लेकिन एक विजुअल मॉडलिंग लैंग्वेज है जिसमें आप मॉडल्स बनाते हो, जिसमें आप डायग्राम्स बनाते हो। और ये किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूएमएल तभी यूज कर पाओगे जब आप जावा में कोड करते हो, जब आप सी प्लस प्लस करते हो, नहीं। कोई सी भी लैंग्वेज हो, यू कैन इजिली यूज यूएमएल डायग्राम्स। थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजीज हर लैंग्वेज में चेंज होगी, लेकिन वो जब इम्प्लीमेंटेशन जाओगे, जब कोड करोगे तब चेंज होएगी। डिजाइन फेस में सब कुछ सेम रहता है। तो जैसा मैंने बोला कि ये चीज आपके सारे के सारे पर्सन्स इंडिविजुअली समझ पाएंगे, सेम चीज। अब जैसा मैंने बोला था कि यार यूएमएल डायग्राम सिर्फ एक नहीं होता, काफी तरह के यूएमएल डायग्राम्स होते हैं। उसमें सबसे पहले दो मेजर कैटेगरीज आ रही हैं। दो मेजर कैटेगरीज क्या है? एक है स्ट्रक्चरल डायग्राम्स, स्ट्रक्चरल यूएमएल डायग्राम्स, और दूसरा है बिहेवियरल यूएमएल डायग्राम्स। पहले तो नाम से ही समझते हैं कि यार स्ट्रक्चरल डायग्राम्स में क्या हो रहा होगा, आपका एक स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा होगा कि क्लास कैसी दिखने वाली है, उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी, उसमें कौन कौन से बिहेवियर होंगे, उस क्लास के जो भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखेंगे, उनकी वैल्यूज क्या जाएंगी। और साथ के साथ जब आप मान लो पैकेज डायग्राम्स बना रहे हो तो आपके पैकेजेस कैसे दिखने वाले हैं। जैसे जावा में पैकेजेस होते हैं, बाकी किसी लैंग्वेज में पैकेज को कोई और नाम दे रखा होगा, मे बी मॉड्यूल्स दे रखा हो। तो काइंड ऑफ आप स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो कि आपका हर एक कंपोनेंट दिखेगा कैसा, कि आपके हर एक कंपोनेंट में होगा क्या क्या, कंपोनेंट बनेगा किससे। वहीं अगर मैं बिहेवियरल डायग्राम्स की बात करूं, तो नाम से पता चल रहा है बिहेवियरल मतलब आपस में ये कंपोनेंट्स इंटरैक्ट कैसे करेंगे, आपस में कंपोनेंट्स की फंक्शनैलिटी कैसे आएगी। तो स्ट्रक्चर काइंड ऑफ एक स्टैटिक से डायग्राम होते हैं, मतलब इसमें आप इतना ज्यादा बिहेवियर इंट्रोड्यूस नहीं करते, इसमें ज्यादा आप इतनी फंक्शनैलिटी नहीं दिखा पा रहे, लेकिन आप स्ट्रक्चर दिखा पा रहे हो, यानी स्टैटिक डायग्राम्स है जिसमें आप कंपोनेंट्स कैसे दिख रहे हैं वो दिखा रहे हो। हालांकि बिहेवियरल, जैसे मैंने बोला कि जो फंक्शनैलिटीज दिखाने में ट्राई करेंगे बिहेवियरल डायग्राम्स, तो वो डायनामिक होंगे, मतलब उसमें आप दिखा पाओगे कि कैसे जो भी आपके क्लाइंट है, जो भी आपका सर्वर है, जो भी आपके डेटाबेस है, वो आपस में इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं। मतलब आपका मे बी जो यूजर है वो आपकी एपीआई पर हिट मार रहा है, मे बी गेट एपीआई या फिर पोस्ट एपीआई पर हिट मार रहा है। वो जो एपीआई है वो इंटरनली क्या कर रही है, वो आगे जाके रिपोजिटरी लेयर पर डेटा मंगवा रही है कि यार मेरे को जो भी डेटाबेस से डेटा पड़ा है वो लाकर दे दो। तो आपका जो इंटरेक्शन है आपस में, बीच जो कंपोनेंट्स के बीच में है, वो किस तरीके से हो रहा है, वो आपका बिहेवियरल डायग्राम समझाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम स्ट्रक्चरल डायग्राम में जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जो कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, आपको इंटरव्यूज में ये पूछा ही जाएगा, बीट आप 0 ईयर्स एक्सपीरियंस हो यानी फ्रेशर हो, या फिर आपको 5-5 6-6 साल का भी एक्सपीरियंस है, तो मेरे अकॉर्डिंग क्लास डायग्राम्स तो इम्पोर्टेंट है ही है। इनके अलावा जो आप पढ़ सकते हो, मतलब ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है अभी के लिए पढ़ना। अगर आप थोड़े से कम एक्सपीरियंस हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो बाकी डायग्राम्स को स्किप ही करना। लेकिन क्लास डायग्राम के अलावा जो मे बी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, रीड कर सकते हो, वो है आपका यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम एंड सीक्वेंस डायग्राम। तो अभी की क्लास जो मैं ले रहा हूँ उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं क्लास डायग्राम को शुरू से एंड तक बिल्कुल स्क्रैच से लेकर डेप्थ तक सारा कुछ समझाऊंगा। मतलब जितना हमें किसी भी इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड है उतना मैं कवर कर दूंगा। अगर आप चाहोगे तो आप मतलब मेरे को बता सकते हो कि क्या आपको यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम इनके बारे में भी पढ़ना है क्या। अगर मेरे पास सफिशिएंट रिक्वेस्ट आएंगी तो मैं इनके ऊपर भी एक क्लास रिकॉर्ड कर लूंगा। तो अगर हम एक काइंड ऑफ ओवरव्यू समझ आ पा रहे हैं कि किस किस तरह के डायग्राम्स होते हैं, तो सबसे पहले डायग्राम के ऊपर चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, जिसका नाम है क्लास डायग्राम। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बोला जो इंपॉर्टेंट 4 डायग्राम्स हैं, इसके बारे में अगर आपको डेफिनेशंस पढ़नी हो तो मैंने डेफिनेशंस लिख दिए हैं यहाँ पर, आप स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो। हालांकि मैं अगर सिर्फ क्लास डायग्राम के बारे में बताऊं तो नाम से ही पता चल रहा है यार अगेन कि क्लास डायग्राम में कुछ नहीं होगा। क्लासेस होंगी, एंटिटीज होंगी, और उनके बीच में कैसे रिलेशनशिप्स हैं, ये दो ही चीज आपको सुनने को मिलेंगी बहुत ज्यादा। एक तो एंटिटीज क्या क्या है, यानी वो मॉड्यूल्स क्या क्या है, और वो आपस में रिलेट कैसे कर रहे हैं। ये दो चीजें प्राइमरली आपके क्लास डायग्राम में दिखाई जाएंगी। तो एक बेसिक सा मैं अब अगले स्लाइड पर क्लास डायग्राम आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैं एक क्लास की नोटेशन दिखाऊंगा। तो एक क्लास कैसे दिखती है, एक क्लास में आपको सबसे पहले यूएमएल डायग्राम में, क्लास डायग्राम में उसकी दो मेन कंपोनेंट्स को दिखाना पड़ेगा, यानी उसमें कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कौन कौन से इंस्टांस वेरिएबल हैं, कौन कौन से स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, वो सारी चीजें, वो सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखानी पड़ेंगी। और उस क्लास में कौन कौन सा बिहेवियर है, यानी कौन कौन से मेंबर फंक्शंस, मेथड्स हैं एग्जिस्ट करते हुए,
वो आपको सारे दिखाने पड़ेंगे। अब क्या इनका पूरा का पूरा कोड दिखाना पड़ेगा? क्या इनकी पूरी की पूरी जो फंक्शंस है उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपको दिखानी पड़ेगी, यानी बॉडी दिखानी पड़ेगी? नहीं। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस का सिर्फ प्रोटोटाइप, यानी वो फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, फंक्शन का पैरामीटर्स यानी आर्गुमेंट्स क्या है, वो सब दिखाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज में आपको क्या दिखाना पड़ेगा? अगेन कि प्रॉपर्टी का यानी वो वेरिएबल का नाम क्या है, वो वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। और एक और चीज जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है? एक्सेस मॉडिफायर्स, कि वो प्रॉपर्टी या फंक्शन पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, डिफॉल्ट है, कौन सा एक्सेस मॉडिफायर है। तो वो भी ये जो क्लास डायग्राम होगा वो दिखा पाएगा। ये भी बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सा मैंने क्लास डायग्राम दिखाया, एब्स्ट्रैक्ट मतलब बहुत ही हाई लेवल से दिखाया है। अभी इसमें हम डेप्थ में जाएंगे कि क्लास डायग्राम की स्पेसिफिक बात करें तो और कैसे ये फर्दर एक्सपैंड होगा। दूसरा आपका जो यूज केस डायग्राम में यूज होने वाला है, जो कि एक बिहेवियरल डायग्राम था, याद करो। उसमें हम क्या करते हैं? बहुत सारे यूज केसेस दिखाते हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूज केसेस जो भी होंगे, जो सारी फंक्शनैलिटीज होंगी, वो ओवल शेप में रिप्रेजेंट होंगी। बहुत सारे एक्शंस आप बोल सकते हो, फंक्शनैलिटीज अगेन। अब कुछ मान लो आपको एनोटेशंस यूज करनी है, कुछ मान लो आपको मे बी आप बोल सकते हो मेटा डेटा के बारे में डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, रिमार्क्स देने हैं, कमेंट्स देने हैं। तो उसके लिए आप इस तरह का एक एनोटेशन या फिर नोट यूज करोगे, जिसमें आप जो भी नोट देना चाहो वो आप यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं ऊप्स की बात करूं तो यार ऊप्स में हम क्या करते हैं? ऊप्स में हम जब भी ओवरराइडिंग करते हैं, किसी पेरेंट क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करते हैं, तो हम एक ओवरराइड नाम के एनोटेशन को प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही जब भी आपको किसी पैकेज को या किसी क्लास को किसी भी चीज से एनोटेट करना हो, किसी भी चीज का उसका डिस्क्रिप्शन देना हो, तो आप एक नोट डाल सकते हो उसमें, और उस नोट को दिखाएंगे कैसे? विजुअली, इस तरीके से। वैसे ही पैकेजेस यानी बहुत सारी क्लासेस का स्ट्रक्चर एक साथ जब आप बहुत सारी क्लासेस को स्टोर करते हो, जैसे जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, तो यूटिल क्या है? यूटिलिटी पैकेज। वैसे ही जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, जब लैंग लिखते हो तो लैंग क्या है? एक पैकेज है। खुद के भी पैकेजेस आप बना सकते हो, यूजर डिफाइंड पैकेजेस। तो पैकेजेस को दिखाने के लिए आप इस तरह का एक फोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर दिखाओगे, क्योंकि पैकेज होता तो कुछ नहीं है, फोल्डर ही होता है एक तरह से। तो और एक और चीज क्या है जो अगेन यूज केस डायग्राम्स में सबसे ज्यादा यूज आएगी, वो क्या है? एक्टर्स। कि कौन कौन आपके प्रोग्राम को या फिर आपके सॉफ्टवेयर को या फिर आपके, आप बोल सकते हो, माइक्रो सर्विस को यूज कर रहे हैं। वो एक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। यानी इंटरनली आपने कोई ऐसे कंपोनेंट बना रखे हैं, कोई ऐसे मॉड्यूल बना रखे हैं जो आपके सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, या फिर वो एक्सटर्नल आप बोल सकते हो, यूजर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है एक्टर। तो एक्टर के लिए हम एक स्टिक डायग्राम टाइप का बनाएंगे। तो खैर ये हमारे पास मेजरली जो जिस तरह के नोटेशंस या फिर डायग्राम्स आपको देखने को मिलते हैं वो मैंने ड्रॉ करने की ट्राई करी है। लेकिन स्पेसिफिकली अभी हमें बात किस पर करनी है? हमें क्लास डायग्राम्स पे बात करनी है। तो क्लास डायग्राम्स में अब मैंने थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है। किसका? सेम जो मैंने पहले छोटा सा दिखाया था क्लास, उसी को अब मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? यार क्लास का नाम क्या है? क्या क्लास यूजर की है, पेमेंट की है, या फिर ड्राइवर की है, अगर उबर की बात करें, या बुक माई शो में मूवी की है? क्लास का नाम क्या है? वो आपको सबसे ऊपर सबसे पहले आप बोल सकते हो बॉक्स में देना पड़ेगा। आपको एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा होगा। इस बॉक्स में 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। तो जो सबसे पहला सेक्शन होगा उसमें आपका क्या आएगा? उसमें आपका क्लास का नाम आएगा। मूवी हो सकता है, यूजर हो सकता है, कुछ भी नाम, जो भी नाम है। और हम नोमेनक्लेचर भी फॉलो कर सकते हैं, यानी अगर क्लास के नाम में पहला लेटर कैपिटल होता है तो यहाँ पे हम पहला लेटर कैपिटल दे सकते हैं। जो भी नोमेनक्लेचर है आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। फिर 2 सेक्शन जैसे मैंने बताए थे, 2 सेक्शंस, प्रॉपर्टीज और बिहेवियर। पहला सेक्शन होगा प्रॉपर्टीज वाला, यानी वेरिएबल्स, जो भी आपके क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो पहले वाले बॉक्स में आएंगी, इस वाले में। और जो दूसरा बॉक्स होगा उसमें आपके सारे के सारे मेंबर फंक्शंस, मेथड्स, बिहेवियर, एक ही चीज है, वो सारे आएंगे। अब थोड़ा-सा लिखने का तरीका अलग होगा, मतलब अलग-अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका होता है वो अलग होता है। वैसे ही क्लास डायग्राम में जिस तरीके से आप फंक्शन को लिखोगे, जिस तरह से आप एक डेटा टाइप को या फिर आप एक इंस्टेंस वेरिएबल को लिखोगे, वो लिखने का तरीका अलग है। तो लिखने का तरीका क्या है? हम कभी भी यूजुअली पूरा का पूरा पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे क्लास डायग्राम में। हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर की अगर बात करें तो जो भी हमारे को प्राइवेट फील्ड्स बनानी होंगी, कोई वेरिएबल्स हमें प्राइवेट बनाने होंगे, कोई फंक्शंस भी हो सकते हैं, उन्हीं के आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा? उनके आगे हमें माइनस वाला सिंबल यूज करना पड़ेगा। माइनस मतलब प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। मतलब कोई भी माइनस देख के समझ सकता है कि यार ये जो फील्ड है या ये जो फंक्शन है जिसके आगे माइनस लिखा गया है, वो एक प्राइवेट फील्ड है, प्राइवेट फंक्शन है। इसका जस्ट उल्टा, माइनस का जस्ट उल्टा प्लस, प्लस का क्या मतलब होगा? प्राइवेट का जस्ट उल्टा पब्लिक।
जो भी चीज़ पब्लिक है, यानी जो भी चीज़ कहीं पर भी एक्सेस हो सकती है, क्लास के बाहर भी एक्सेस हो सकती है। देखो यार, क्लास डायग्राम पढ़ रहे हो तो क्लास क्या होती है पता होना चाहिए। तो जो भी चीज़ पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के साथ है, उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्लस वाला सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। 2 सिंबल्स और होते हैं, हालाँकि ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं, लेकिन क्योंकि नॉलेज हम ले रहे हैं तो पूरी ले लेते हैं। तो एक सिंबल है हैश सिंबल, या फिर आप बोल सकते हो जो भी ये सिंबल का नाम होता है, हैश ही बोलता हूँ मैं तो। तो इस हैश सिंबल को हम क्या बोलते हैं? हैश सिंबल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर देना हो। प्रोटेक्टेड क्या होता है? प्राइवेट और पब्लिक के बीच में आता है। मतलब इसका जो एक्सेस का लेवल है, वो प्राइवेट से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन पब्लिक से थोड़ा कम है। मतलब पब्लिक जितना खुला एक्सेस नहीं है और प्राइवेट जितना रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं है, थोड़ा बीच में आता है। सेम फॉर डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर जो जावा में एग्ज़िस्ट करता है, या फिर आप बोल सकते हो पैकेज वाला एक्सेस मॉडिफायर, कोई ऐसी चीज़ जो सिर्फ विद इन द सेम पैकेज एक्सेस हो सकती हो, उसके लिए हम एक टिल्डे वाला साइन यूज़ करेंगे। तो ये 4 मेजरली एक्सेस मॉडिफायर्स के चारों अलग-अलग सिंबल, माइनस, प्लस, टिल्डे, हैश, और ये चारों आप सिर्फ एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो, आपको पूरा-पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है एक्सेस मॉडिफायर के बाद? यार वो वेरिएबल का नाम क्या है? वो मेथड का नाम क्या है? वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। आपने लेट्स से एक क्लास बना रखी है यूज़र, तो यूज़र का नाम क्या है? यूज़र का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो वो जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम होंगे, वो उसके एट्रिब्यूट्स होंगे, वो उसकी फ़ील्ड्स होंगी। तो वो तो आपको यहाँ पे देनी ही पड़ेंगी, वरना तो आप क्लास डायग्राम कैसे ही बनाओगे? और वो जो फ़ील्ड्स हैं, उनका डेटा टाइप क्या है? वो आपको एक कॉलन के आगे देना पड़ेगा। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि यार जो हमारे पास फर्स्ट नेम है वो एक स्ट्रिंग है, लास्ट नेम है वो एक स्ट्रिंग है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? फर्स्ट नेम कॉलन स्ट्रिंग, लास्ट नेम कॉलम स्ट्रिंग। अगर मैं मान लो पेमेंट वाली क्लास के अंदर एक अमाउंट नाम का वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो अमाउंट कॉलन डबल एंड सो ऑन। जो भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस तरह का भी डेटा टाइप आप यूज करते हो, यूजुअली स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस में सेम तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। मतलब नंबर्स के लिए इंटीजर टाइप के, आपके फ्लोटिंग नंबर्स के लिए डबल फ्लोट इस तरह के, फिर आपके आ जाता है कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। तो डेटा टाइप यूजुअली सेम ही होते हैं। हाँ, अगर आपकी डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है जैसे कि जावास्क्रिप्ट, तो आप वहाँ पे टाइप वाली चीज़ डेटा टाइप है वो ओमिट कर सकते हो डायरेक्टली। दूसरा सेक्शन अगेन फंक्शन का नाम, जैसे कि अगर मान लो मैं गेटर्स और सेटर्स वाले फंक्शन के नाम दूँ, तो गेट नेम, गेट अमाउंट, सेट नेम, सेट अमाउंट, इस तरह की चीज़ें आप इज़िली अपने फंक्शन वाले सेक्शन में यानी तीसरे बॉक्स में दे सकते हो। और ऑब्वियसली किसी भी फंक्शन के पास कुछ पैरामीटर्स भी होंगे। जैसे कि गेट नेम की अगर बात करूँ, तो उसमें आपको एक अगर गेट नेम की स्पेसिफिकली बात करूँ तो पैरामीटर तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन लेट्स से अगर मैं सेट अमाउंट की बात करूँ, एक सेटर जो अमाउंट को सेट करता हो, उसमें आपको अमाउंट भेजना पड़ेगा कि आप किस अमाउंट से सेट करना चाहते हो। और जो वेरिएबल होगा उसका डेटा टाइप भी आपको बताना पड़ेगा। आप चाहो तो उस वेरिएबल का नाम हटा सकते हो, जब भी आप फंक्शंस लिख रहे हो इस बॉक्स के अंदर, तो इन आर्ग्यूमेंट्स में आप वेरिएबल के नाम हटा सकते हो, देना चाहो तो दे भी सकते हो। लेकिन जो आपको ज़रूर दे देना पड़ेगा वो क्या है? पैरामीटर्स के या आर्ग्यूमेंट्स के डेटा टाइप्स। क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेथड ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ रखा हो, तो यार अलग-अलग मेथड सेम नाम के हो सकते हैं विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। इसलिए आपको आर्ग्यूमेंट्स के डेटा टाइप तो ज़रूर बताने ही पड़ेंगे कि कितने डेट पैरामीटर्स है, कितने आर्गुमेंट है और वो किस-किस डेटा टाइप के हैं। मे बी एक फंक्शन हो सकता है, इसी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर, मैं बोल देता हूँ क्लास का नाम है ए, तो एक फंक्शन हो सकता है ए, एक और फंक्शन हो सकता है ए, 2 कंस्ट्रक्टर्स। एक कंस्ट्रक्टर जिसमें मान लो सिर्फ एक ही पैरामीटर है और एक कंस्ट्रक्टर जिसमें 2 पैरामीटर है, ए, कॉमा बी, या फिर एक दूसरा कंस्ट्रक्टर जिसका डेटा टाइप डिफरेंट है। यहाँ पर इंट है, यहाँ पे डबल है। तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। अभी चिंता मत करो, अभी हम एक सैंपल सा क्लास लेंगे, उसका एक प्रॉपर सा क्लास डायग्राम देखेंगे। लेकिन ये अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि क्या-क्या कंपोनेंट्स होने वाले हैं क्लास डायग्राम के अंदर। तो आई होप थोड़ी बहुत बातें समझ आई होंगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मिस हो गई है वो क्या है कि हमारे पास जो भी फंक्शंस होंगे उसमें पैरामीटर्स होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर होता है और ऑब्वियसली मेथड का नाम होता है। लेकिन इसके साथ-साथ रिटर्न टाइप होता है। जैसे ही हमने जैसे कि हमने एट्रिब्यूट के आगे कॉलन लगा के डेटा टाइप दिया था उस एट्रिब्यूट का, फर्स्ट नेम कॉलन स्ट्रिंग, लास्ट नेम कॉलन स्ट्रिंग, अमाउंट कॉलन आपका डबल। वैसे हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शंस होंगे उनके आगे कॉलन लगा के उनका रिटर्न टाइप देंगे, इंस्टेड ऑफ डेटा टाइप रिटर्न टाइप। वो फंक्शन रिटर्न क्या करते हैं, जैसे कि गेट नेम रिटर्न होगा स्ट्रिंग, गेट अमाउंट रिटर्न होगा डबल एंड सो ऑन। तो जो भी रिटर्न टाइप होगा वो आप यहाँ पे दे रहे होगे। तो अगर ये पूरा हमें स्ट्रक्चर एक बार के लिए ओवरव्यू इसका समझ आ पाया है, तो अब हम क्या करते हैं, तो हम एक क्लास से रिलेटेड या फिर एक क्लास के अलावा और जो भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं एक क्लास डायग्राम के अंदर, वो देख लेते हैं।
तो यार यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, आई होप सबको सारी चीज़ें दिख पा रही होंगी। बहुत ही ईज़ी चीज़ है, ज़्यादा डरना मत, बहुत सारे पॉइंट्स नहीं है, कम ही पॉइंट्स हैं। सबसे पहले इस पूरे डायग्राम में हमने एक्सेस मॉडिफायर की बात कर ली, हमने वेरिएबल के नाम आइडेंटिफायर्स की बात कर ली, हमने रिटर्न टाइप की बात कर ली, डेटा टाइप की बात कर ली। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप यूजुअली यूज़ करते हो वो क्या है? कई बार ये जो वेरिएबल्स होते हैं, कई बार ये जो फंक्शंस होते हैं, ये आपके इंस्टेंस के फंक्शंस या फिर इंस्टेंस के वेरिएबल ना होके आपके क्लास के वेरिएबल्स होते हैं, फिर क्लास के फंक्शंस होते हैं, यानी स्टैटिक वेरिएबल्स या फिर स्टैटिक फंक्शंस होते हैं। अब अगेन क्या मैं स्टैटिक लिख दूं? हाँ, एक तरीका तो वही है। हालांकि आपको डायरेक्टली स्टैटिक नहीं लिखना, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दो बार इस तरह के लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे और उसके अंदर आप स्टैटिक लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक यूनिवर्सिटी नाम का मैं क्लास बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? उसके अंदर जो यूनिवर्सिटी वाला क्लास होगा, उसमें जो पहला बॉक्स होगा उसमें तो क्लास का नाम यूनिवर्सिटी, दूसरा बॉक्स लेट्स से मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो मैं बोलता हूँ कि यार एक यूनिवर्सिटी का नाम तो फिक्स ही होगा ना, एक गिवन यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो जो वो वेरिएबल होगा वो स्टैटिक होगा। उस वेरिएबल को स्टैटिक दिखाने के लिए पहले मैं वेरिएबल का नाम लिखूं, अगर वो क्या है कि यूनिवर्सिटी का नेम क्या है, कॉलन नेम तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग ही होगा। लेकिन ये फील्ड क्योंकि मेरे को स्टैटिक बनानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? दो तरीके, या तो इसके आगे कॉलन कॉलन या फिर आप बोल सकते हो एंगुलर ब्रैकेट्स। ये एंगुलर ब्रैकेट्स तो नहीं है, ये फिर आपका जो भी सिंबल है लेस देन ग्रेटर देन, ये वाले सिंबल के अंदर स्टैटिक यूज कर लिया। एक तरीका कि आपने लिख दिया कि हाँ भाई ये एक स्टैटिक फील्ड है या फिर सेम तरीके से स्टैटिक फंक्शन है, या फिर आपने इस पूरी की पूरी चीज को नेम कॉलन स्ट्रिंग को अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने का मतलब भी यही होगा कि आपने उस फील्ड को या फिर उस फंक्शन को स्टैटिक बना दिया। तो अंडरलाइन कर देना या फिर उसके आगे दो बार आपके लेस देन और ग्रेटर देन लिखने के अंदर स्टैटिक लिख देना है, तो वो आपका एक स्टैटिक फील्ड या फिर एक स्टैटिक फंक्शन माना जाएगा। तो पहली चीज जो है, सिमिलर तरीके से मान लो अगर मैं किसी वेरिएबल को या फिर किसी फंक्शन को, फंक्शन जब आप फाइनल बनाते हो यानी उन फंक्शंस को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। जब आप वेरिएबल्स को फाइनल बनाते हो यानी उनकी वैल्यू फिक्स हो जाती है, वो कांस्टेंट्स बन जाते हैं। जब आप किसी क्लास को फाइनल बनाते हो तब वो क्लास आपकी बेसिकली एक्सटेंड नहीं हो सकती, तो आपकी फाइनल क्लास बन जाएगी। तो किसी भी चीज को आपको फाइनल बनाना हो, क्लास को, फील्ड को, मेथड को, और एक फाइनल ब्लॉक भी होता है, तो आपको उसके आगे फाइनल वाली एनोटेशन यूज करनी है। फाइनल वाली नोटेशन यानी दो बार ये वाले आपने सिंबल यूज करा और उसके अंदर फाइनल लिख दिया। जैसे कि अगेन अगर मैं लेट से बोलता हूँ क्या यही नेम एक बार जो यूनिवर्सिटी का है, लेट से अभी के लिए मैं इसी को फाइनल बनाना चाहूँ, तो मैं इसके आगे फाइनल लिख दूंगा। और अगर मान लीजिए स्टैटिक भी होता तो अंडरलाइन कर देता। तो दोनों चीजें हो गई, फाइनल भी हो गया, स्टैटिक भी हो गया। अब तीसरी चीज क्या आ रही है? हमने ये तो देख लिया कि यार क्लास कैसी दिखती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी कॉन्सेप्ट होता है जावा में या फिर और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में। तो ऐसी क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते, उसको कैसे दिखाना है? तो एक तरीका तो वैसा ही है जैसा फाइनल के साथ किया, स्टैटिक के साथ किया, कि आपको जिस क्लास को या फिर जिस मेथड को स्टैटिक बनाना हो, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट बनाना हो, उसके आगे आपने एब्स्ट्रैक्ट इन सिंबल्स के अंदर लिख दिया। यानी मान लो अगर मुझे इसी यूनिवर्सिटी वाली क्लास को आप बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट बनाना था, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनके आगे एब्स्ट्रैक्ट लिख देता हूँ। यूनिवर्सिटी वाले क्लास नेम के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, ये ऊपर भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो, पहले वाले बॉक्स के अंदर। या फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ मेरे को वियर्ड लगता है तरीका, क्योंकि ये चीजें याद नहीं रह पाती हमें। दूसरा तरीका है आपके पास कि उस क्लास के नाम को या फिर उस मेथड के नाम को इटैलिक्स में लिख दो। मतलब यूजुअली हम जो लिखते हैं वो नॉर्मल, आप बोल सकते हो नॉर्मल वाली टाइप की टेक्स्ट में लिखते हैं। लेकिन मान लो इस यूनिवर्सिटी वाली क्लास को मेरे को एब्स्ट्रैक्ट बनाना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इटैलिक्स में अगर लिख दूंगा तो ये माना जाएगा कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो ये तरीका है, हालांकि सिली तरीका है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन कई बार आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तो दो तरीके अगेन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास या एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के, या तो उस क्लास को या मेथड को जो उसका नाम है वो इटैलिक्स में लिख दिया जाए, या फिर उस क्लास और नाम के आगे या फिर मेथड के नाम के आगे एब्स्ट्रैक्ट इन दो सिंबल्स के बीच में डाल दिया जाए, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास या मेथड माना जाएगा। अब वैसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट बाकियों के लिए भी आ रहे हैं। इनम के लिए, इनम मतलब मान लो आपको एक वीक नाम का इनम मिलता है, तो उसके अंदर आप क्या डाल सकते हो, या फिर वीकडे मिलता है, वीकडे नाम का एक इनम है, तो उसमें आप अलग अलग तरह के कांस्टेंट वैल्यूज डाल सकते हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अप टिल संडे। तो 7 फील्ड्स होंगी और वो एक टाइप की क्लास ही होती है इनम जावा में। लेकिन इनम एक अलग सा आप बोल सकते हो कंपोनेंट है। तो जब भी आपको किसी चीज को इनम बनाना हो, एन्यूमरेशन बनाना हो,
तो आप क्या डाल सकते हो उसके आगे एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर इनम लिख दो। मान लो मैं बोलता हूँ कि वीकडे नाम का ही मेरे को इनम बनाना होता, मैं क्या करता वीकडे वाले के आगे इनम लिख देता ऐसे। और जो भी मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज थी, जस्ट जो सारे उसके पास कांस्टेंट वैल्यूज थी, वो मैं उनको लिस्ट डाउन कर देता इस सेकंड बॉक्स के अंदर, तो वो एक इनम कहलाता। वैसे ही आप सेम तरीके से क्या कर सकते हो, सेम तरीके से आप इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो। जावा में हम दो तरीके से एब्स्ट्रैक्शन कर सकते हैं, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दूसरा होता है इंटरफेस। याद करो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या था, 0 से लेकर 100% एब्स्ट्रैक्शन। इंटरफेस क्या होता है, वैसे जावा 8 ऑनवर्ड्स इसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है, लेकिन जावा 8 से पहले माने तो इंटरफेस में हमेशा ही 100% एब्स्ट्रैक्शन होती है। तो काइंड ऑफ आप क्या बोल सकते हो कि किसी भी चीज को इंटरफेस बनाना हो तो आप इंटरफेस एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिख दो। एंगुलर ब्रैकेट्स अगेन नहीं है ये, जो भी ब्लैक ब्रैकेट्स हैं ये उसके अंदर लिख दो। अब एक एक्सेस मॉडिफायर वाला पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, प्लस यानी पब्लिक, माइनस यानी प्राइवेट, हैश यानी प्रोटेक्टेड, और टिल्डे यानी डिफॉल्ट या पैकेज वाला एक्सेस मॉडिफायर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, कई बार आपको देखने को मिलेगा कि हम क्लास डायग्राम्स बनाया करेंगे, लेकिन यूजुअली क्या होता है एक क्लास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे उनके प्रॉपर्टीज के गेटर्स होंगे, उन सारी प्रॉपर्टीज के सेटर्स होंगे, उन सारी प्रॉपर्टीज के आपके कोरस्पॉन्डिंग कंस्ट्रक्टर्स होंगे। मान लो आपकी एक क्लास में 5 प्रॉपर्टी है, तो एक कंस्ट्रक्टर हो सकता है जिसमें एक भी पैरामीटर नहीं भेजा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर हो सकता है जिसमें आपने पांचों के पांचों भेज दिए, एक जिसमें सिर्फ एक भेजा है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कंस्ट्रक्टर के। तो यूजुअली हम जब भी किसी इंटरव्यू में क्लास डायग्राम बना रहे हो, या फिर इन जनरल भी कभी कभार क्लास डायग्राम बनाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम गेटर्स को, सेटर्स को और कंस्ट्रक्टर्स को उसके अंदर लिखना अगर ओमिट भी कर दे तो भी चलेगा, मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आप किसी क्लास डायग्राम में गेटर ना देखो तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें गेटर है ही नहीं। हो सकता है वो थोड़ा जल्दीबाजी में या थोड़ा हाई लेवल क्लास डायग्राम के चक्कर में जो वो चीजें ओमिट हो गई हो, लेकिन गेटर्स, सेटर्स, कंस्ट्रक्टर यूजुअली क्लासेस में होते हैं। अगर मैं जावा में बात करूं, तो जावा में जब आप डेवलपमेंट करते हो यानी स्प्रिंग बूट वगैरह पर काम करते हो, तो आपको एक लॉम्बॉक नाम की फाइल मिलती है, आप बोल सकते हो फ्रेमवर्क मिलता है, फाइल तो नहीं फ्रेमवर्क, जिसमें अगर आप किसी क्लास के आगे डेटा नाम का एनोटेशन यूज कर लो या फिर गेटर नाम का, सेटर नाम का एनोटेशन यूज कर लो, तो आपको उस क्लास के लिए जो भी सारे गेटर्स हैं, सेटर्स हैं या कंस्ट्रक्टर्स भी हैं, या फिर और भी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्लास से आते हैं हमारे पास फंक्शंस ओवरराइड होकर, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब कोड में ही नहीं लिख रहे तो ऑब्वियसली क्लास डायग्राम में तो क्यों ही लिखेंगे। तो यूजुअली जो आपको देखने को मिलेगा कि आपको क्लास डायग्राम में इन तीन चीजों को ओमिट होता हुआ दिखेगा, मतलब ये नहीं दिखेंगे, लेकिन इसका ये मतलब समझना कि ये है ही नहीं क्लास में, ये तब भी होंगे जब आप कोड करोगे, तब भी आपको ये तीनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो अगर सबको ये सारे के सारे पॉइंट समझ आ पाए हैं तो वेल एंड गुड, कोई भी पॉइंट मिस हो गया बीच में तो आगे और भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी इन सारी चीजों को रिवाइज करने की। लेकिन आप एक और तरीका क्या कर सकते हो, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग है, तो आप थोड़ा सा पीछे जाके रिवाइंड करके दोबारा से इस पोर्शन को प्ले कर सकते हो। थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा हो गई, बट अब से जो पोर्शन आएगा उसमें हम बहुत सारे तरीके इम्प्लीमेंटेशन या फिर आप बोल सकते हो बहुत सारे तरीके रिलेशनशिप्स देखेंगे कि दो क्लासेस आपस में कैसे रिलेटेड हो सकती हैं, दो इंटरफेसेस या फिर एक क्लास एक इंटरफेस आपस में कैसे रिलेटेड हो सकते हैं। क्योंकि क्लास डायग्राम सिर्फ और सिर्फ क्लासेस को बना देने से कंप्लीट नहीं होता, बहुत सारी क्लासेस के आपस में किस तरीके से रिलेशनशिप है वो भी आपको दिखाना पड़ता है। सो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहला जो सबसे कॉमन रिलेशनशिप है जो सबको आता ही होगा, मतलब ऊप्स जिन्होंने पढ़ रखे हैं उनको ये फॉर श्योर पता होगा, वो कौन सा रिलेशनशिप है, वो है इनहेरिटेंस। मतलब एक है पेरेंट क्लास, एक है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है या फिर एक्सटेंड कर रही है, या फिर आप बोल सकते हो कि जनरलाइजेशन हम फॉलो कर रहे हैं। एक एग्जांपल मान लो, हम बोलते हैं कि एक मेरे पास है व्हीकल, एक मेरे पास है कार, एक मेरे पास है ट्रेन, एक मेरे पास है बस, एक मेरे पास है लेट्स से शिप। तो ये सारी क्या है, ये सारे व्हीकल्स ही हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि शिप, कार, ट्रेन, बस आर द स्पेसिफिक क्लासेस, और व्हीकल क्या है, एक जनरल क्लास है। तो जनरलाइजेशन हम फॉलो करते हैं, जब भी हम इनहेरिटेंस करते हैं तो हम जनरलाइजेशन कर रहे हैं। जो पेरेंट वाली क्लास होती है वो जनरल क्लास होती है, जेनरिक क्लास, उसमें कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी इन सारी चाइल्ड क्लासेस की। और ये क्या होंगी, ये इंडिविजुअली स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, स्पेसिफिकली जो वाटर पे चलती है, स्पेसिफिकली जो रोड पे चलती है, स्पेसिफिकली जो ट्रेन ट्रैक पे चलती है, एंड सो ऑन। तो मेन क्या बात हुई है, हम कभी भी जब जनरलाइजेशन करते हैं या कभी भी जब इनहेरिटेंस करते हैं, तो जिस तरीके की हम रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, वो रिलेशनशिप को क्या कहते हैं हम, इज अ रिलेशनशिप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी से इसको याद कर लो।
एग्जाम्पल के लिए अगेन, जब अगर मैं व्हीकल और कार के बीच में जो रिलेशनशिप है अगर उसकी बात करूं, तो कार इज अ व्हीकल, अगर व्हीकल एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है तब भी कार इज अ व्हीकल, कार एक तरह की व्हीकल है। बस इज अ व्हीकल, ट्रेन इज अ व्हीकल। या फिर और भी अगर एग्जांपल्स हम बात करें, लेट्स से एक यूजर है। अब यूजर हो सकता है आपका एडमिन हो, यूजर हो सकता है आपका कस्टमर हो, यूजर हो सकता है आपका, अगर उबर की बात करें तो ड्राइवर हो, अलग अलग तरह के यूजर्स हो सकते हैं। तो एडमिन इज अ यूजर, एक तरह का यूजर ही है जो आप उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, हालांकि उसके पास एडमिन एक्सेस है। कस्टमर तो ऑब्वियसली है ही, इज अ यूजर। तो ये क्या है, ये चाइल्ड क्लासेस है, ये क्या है, पेरेंट क्लास है। चाइल्ड क्लासेस इज अ पेरेंट क्लास। तो अगर आपको इस तरीके की रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस वाली रिलेशनशिप एक क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट करनी हो, तो सबसे पहले दो क्लासेस मैंने उनको एक सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया। हालांकि सर्कल नहीं बनाना, आपको पता है अब कि आपको एक पूरा बॉक्स बनाना है। ए वाली क्लास के लिए उसका नाम लिखना है, उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, उसकी फंक्शन लिखने हैं। सेम तरीके से बी वाली क्लास का नाम लिखना है, उसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, उसके फंक्शन लिखने हैं। लेकिन उसको अभी मैंने थोड़ा जेनरिक दिखाकर एक सर्कल दिखा दिया ए वाली क्लास, एक सर्कल दिखा दी बी वाली क्लास। स्पेसिफिकली क्लास नहीं है, आप कंपोनेंट बोलो। तो अगर A extends B, अगर A is a child of B, अगर A inherits from B, तो हमें इस तरह की एरो दिखानी पड़ेगी, एक सॉलिड लाइन दिखानी पड़ेगी। सॉलिड लाइन के आगे आप एरो दिखा सकते हो, और ये एरो कंप्लीट वाली एरो होगी जिसमें आप फिल नहीं करोगे इस एरो को। फिल कर देने से कुछ और बन सकता है, हालांकि अभी नहीं बनेगा, लेकिन जो चीज मैं बता रहा हूँ, जहां पर मैंने सॉलिड लाइन बनाई है वहां पे आपको सॉलिड लाइन बनानी है। जिस तरफ एरो बनाई है वो एरो इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस एरो को उल्टा कर दोगे तो मीनिंग बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। अगर मान लो आपने इस एरो में अभी, क्योंकि ए बी की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ है, ए कर रहा है एक्सटेंड बी को, यानी बी पेरेंट है, ए चाइल्ड है। ये बिल्कुल ही अगर मैं उल्टा कर देता तो इसका क्या मतलब हो जाता, अगर मान लो एरो इस तरफ दिखाता, तो बी जो होता वो चाइल्ड क्लास बन जाता, ए जो होता वो पेरेंट क्लास बन जाता, यानी बी एक्सटेंड कर रहा था ए को, बी इज अ ए बन जाता, जो बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग हो जाता। तो एक तो सॉलिड लाइन है, ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, हमको एरो जिस तरफ दिखानी है वो इंपॉर्टेंट है, और एरो को फिल नहीं करना। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर है, यूजुअली जब भी इनहेरिटेंस होती है तो सिर्फ क्लास क्लास के बीच में इनहेरिटेंस नहीं होती। क्लास में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो जरूरी नहीं है वो दोनों क्लासेस कंक्रीट क्लासेस हो। कंक्रीट क्लास एक ऐसी क्लास जिसके ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो, मतलब यूजुअली जो भी हम क्लासेस बनाते हैं वो कंक्रीट ही होती है, जिनके हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन कई बार आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बनाते हो, कई बार आप दोनों ही ए और बी को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो। अगर मैं बोलूं कि पेरेंट भी कंक्रीट है, चाइल्ड भी कंक्रीट है, हाँ भाई, एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकती है। जो ये ए है, ये बी वाली क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। एक कंक्रीट क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी एक्सटेंड कर सकती है, उसके सारे डिफॉल्ट वाले, आप बोल सकते हो उसके सारे एब्स्ट्रैक्ट वाले मेथड्स को ओवरराइड करके। अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि यूजर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, यूजर के पास कुछ फंक्शंस हैं जिसका उसका बॉडी नहीं पता, जिसकी फंक्शनलिटी अभी हमें नहीं पता। यूजर में हो सकता है कि हमें एक्सेस क्या क्या मिलेगा, एक एक्सेस नाम का फंक्शन है जो अभी हमें नहीं पता, यूजर किस तरह का होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे केस में एडमिन एक कंक्रीट क्लास होगी, सेम तरीके से आप बोल सकते हो कस्टमर एक कंक्रीट क्लास होगी। और ये दोनों ही क्या करेंगे, एक्सेस वाले फंक्शन को ओवरराइड करेंगे, उनकी कोई बॉडी प्रोवाइड करेंगे, उनको फंक्शनलिटी देंगे। ऐसे केस में ये वाली रिलेशनशिप अभी भी जनरलाइजेशन ही है, अभी भी इनहेरिटेंस ही है। एक कंक्रीट क्लास अगर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करे, वो रहता तो इधर रिलेशनशिप या एडमिन इज अ यूजर ही रहेगा अभी भी। तो वही बात यहाँ पर करी गई है कि दोनों कंक्रीट क्लास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट हो चाइल्ड कंक्रीट हो तो भी इनहेरिटेंस ही है। पेरेंट एब्स्ट्रैक्ट हो चाइल्ड भी एब्स्ट्रैक्ट हो, ऐसा कब होगा, मान लो आप एक्सेस वाले फंक्शन को यहाँ पे ओवरराइड करना भूल गए, तो आपको जबरदस्ती एडमिन वाली क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को जब ओवरराइड करते हैं तो चाइल्ड वाली क्लास में सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड होने ही होने चाहिए, वरना वो भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ऐसे केस में भी इनहेरिटेंस ही हो रही है, मतलब एक एडमिन वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक यूजर वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही है। तो दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हालांकि क्या चीज नहीं हो सकती, उल्टा नहीं हो सकता, मतलब चाइल्ड वाले को आप एब्स्ट्रैक्ट बना दो और पेरेंट वाले को आप कंक्रीट बनाओ, ये मेरे अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। वैसे एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने कभी देखा तो नहीं है होते हुए। तो मेनली जो आपको देखेगा वो क्या है, या तो दोनों कंक्रीट क्लास, या चाइल्ड वाला आप बोल सकते हो कंक्रीट पेरेंट वाला एब्स्ट्रैक्ट, या फिर चाइल्ड वाला एब्स्ट्रैक्ट पेरेंट वाला भी एब्स्ट्रैक्ट। और एक और बहुत ही छोटी सी चीज है जो काफी कम दिखेगी आपको, लेकिन मे बी हो सकती है कभी विजिबल कहीं पर। वो क्या है कि एक इंटरफेस जब दूसरे इंटरफेस के साथ रिलेटेड होता है तो वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड ही करता है, वो भी इनहेरिटेंस ही होता है। मतलब मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि एक इंटरफेस है एनिमल नाम का,
और एक इंटरफेस है जो लैंड वाले एनिमल्स होते हैं, उनका मैं नाम भूल गया, मे बी आप बोल सकते हो 4 लेग एनिमल्स। अभी मैं रैंडम से डेफिनेशन बना रहा हूँ, लेकिन भावनाओं को समझना है। तो एनिमल क्या है? एक इंटरफेस है। 4 लेग एनिमल क्या है? एक इंटरफेस है। इसके पास कुछ फंक्शंस होंगे, मान लो ईट होगा, जिसकी इसको फंक्शनैलिटी नहीं पता किस तरीके से ईट होता है, या फिर साउंड एनिमल किस तरीके से निकालता है, हमें नहीं पता जब तक वो स्पेसिफिक एनिमल नहीं आएगा हमारे पास। 4 लेग एनिमल में भी हम बोल सकते हैं भाई साउंड तो अभी भी नहीं पता। तो 4 लेग एनिमल के पास कुछ फंक्शनैलिटीज तो आप बोल सकते हो एनिमल में से आएंगी, लेकिन एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड ही करेगा, ये इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। अगर ये इंप्लीमेंट करता तो इसको साउंड वाली बॉडी देनी पड़ती, जो कि नहीं देगा इंटरफेस में। यूजुअली आप बोल सकते हो बाय डिफॉल्ट जो सारे फंक्शन होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड ही करता है, इनहेरिटेंस ही होता है। तो 4 केसेस है जहां पे हम एक सॉलिड लाइन विद अ एरो टुवर्ड्स द पेरेंट डिनोट करेंगे। अब जो हमारे पास इनहेरिटेंस है, अगर मैं इसका एक बहुत ही इजी सा एग्जांपल लूं, अगर हम उबर वाली एप्लीकेशन की बात करें तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वहां पर हम क्या देख सकते हैं, एक पेरेंट क्लास है जो कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना रखी है। तो जैसा मैंने बोला कि किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना हो तो उसके आगे एनोटेशन यूज कर लो, एब्स्ट्रैक्ट नाम की क्लास लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट भी लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा। अब जैसे ही आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, आपके पास इसके पास कोई एक प्रॉपर्टी है जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। माइनस का क्या मतलब है, याद करो, प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का नाम है व्हीकल टाइप, और प्रॉपर्टी एक स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल की है। अभी राइट हैंड साइड मत देखना। इस क्लास के अंदर दो फंक्शन है, तो स्टार्ट नाम का फंक्शन है, स्टॉप नाम का फंक्शन है। मतलब वो व्हीकल स्टार्ट होती होगी, स्टॉप होती होगी। मैंने अभी के लिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो मीनिंग तभी वैलिड बनता है जब कम से कम एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो हो। हालांकि आप 0 एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी दे सकते हो, लेकिन मैंने जानबूझ के एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसमें दे दिया, जो कि क्या है, स्टार्ट नाम का मेथड। मतलब वो व्हीकल स्टार्ट होता है, अभी हमें नहीं पता कैसे होगा। मे बी अलग अलग इंजन के बेसिस पर अलग अलग तरीके से स्टार्ट होता हो, अलग अलग टाइप की व्हीकल में अलग अलग तरीके से स्टार्ट होता हो व्हीकल। तो स्टार्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो या तो एब्स्ट्रैक्ट इस तरीके से लिख दो, या फिर आप ध्यान से देखो तो मैंने इसको इटैलिक्स में लिख रखा है। इटैलिक्स मतलब वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और एक फंक्शन है स्टॉप, जो कि मेरे अकॉर्डिंग सेम रहेगा हर तरह की व्हीकल में, तो उसको मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं दिखाया। हालांकि आप चाहो तो उसको भी एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यूज केसेस। तो दो फंक्शंस है, उसमें से एक एब्स्ट्रैक्ट है, एक प्रॉपर्टी है, और जो क्लास है, जो पेरेंट क्लास है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो जो भी इसे एक्सटेंड करेगा उसे स्टार्ट वाले फंक्शन को ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो दो हमारे पास चाइल्ड क्लासेस हैं, एक तो कार नाम की, एक बाइक नाम की। ये दोनों ही क्या है, व्हीकल है, तो दोनों इज अ रिलेशनशिप में आ रखे हैं। कार इज अ व्हीकल, बाइक इज अ व्हीकल। और क्योंकि वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो उन्हें स्टार्ट वाली फंक्शनैलिटी को ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा। यहाँ पर वो इटैलिक्स में है, यहाँ पर वो इटैलिक में नहीं है, यानी बॉडी देनी पड़ेगी। तो देख सकते हो, अगर मान लो आपको कोड ना भी मिले तो भी इस डायग्राम से आप कितनी सारी चीजें निकाल सकते हो। आप देख सकते हो एक इनहेरिटेंस का ट्री दिख रहा है आपको। आप देख सकते हो कि आपको प्रॉपर्टीज जो भी हैं हर एक क्लास में वो आपको विजिबल होंगी। आप देख सकते हो कौन कौन से फंक्शंस ओवरराइड होने वाले हैं, सारी चीजें इस छोटे से डायग्राम में विजिबल है। और ये डायग्राम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, इजिली बन सकता है, बस थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अब अगर इसी को ही मान लो मेरे को जावा के कोड में इंप्लीमेंट करना होता, तो सैंपल कोड इसी का जावा में क्या है, छोटा सा कोड मैंने लिखा है। व्हीकल वाली एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसमें व्हीकल वाला व्हीकल टाइप का स्ट्रिंग है। कंस्ट्रक्टर है, जैसा मैंने बोला कि कंस्ट्रक्टर्स को यूजुअली हम नहीं लिखते अपने क्लास डायग्राम में, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। एक फंक्शन स्टार्ट नाम का जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, एक स्टॉप नाम का फंक्शन जो कि विदाउट एनी रिटर्न टाइप है, तो मैंने वर्ड लिखा नहीं, हालांकि लिखना चाहो तो अगेन लिख सकते हो, जितना भी डिटेल में जाना चाहो उतना जा सकते हो। और इस फंक्शन में मैंने बॉडी दे रखी है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। और ये जो क्लास है, ये दो क्लासेस द्वारा एक्सटेंड करी गई है, एक तो कार और एक मोटरसाइकिल या बाइक बोल सकते हो। तो कार एक्सटेंड्स व्हीकल, मोटरसाइकिल एक्सटेंड्स व्हीकल। दोनों में आप बोल सकते हो एक कंस्ट्रक्टर होगा, अगेन कंस्ट्रक्टर को मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और जो फंक्शन ओवरराइड हो रहा है वो क्या है, स्टार्ट। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्लास डायग्राम जिसमें आप इनहेरिटेंस को होते हुए देख सकते हो। आई होप सबको ये बात समझ आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे से पूछ सकते हो कि किस लाइन में आपको कोई लाइन समझ नहीं आई, मे बी कमेंट सेक्शन में। अगली चीज, अगला तरह का रिलेशनशिप। अब जो भी रिलेशनशिप्स आएंगे वो मे बी आपने आज तक यूज तो कर रखे हो, लेकिन आपको उनके नाम नहीं पता होंगे। तो अब जो भी रिलेशनशिप्स आ रहे हैं वो उनके नाम भी याद करने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप सिर्फ इंटरव्यू में ये नहीं बोल सकते कि एक क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। उस जो वो इम्प्लीमेंट कर रही है उसका नाम क्या होता है उस रिलेशनशिप का, वो भी आपको पता हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, मतलब आपके बात में दम होगा। तो जो दूसरे तरीके का रिलेशनशिप आप एक क्लास डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो वो क्या है,
रियलाइजेशन, या फिर इसका सिंपल वाला नाम, थोड़ा कम इंग्लिश वाला नाम बोल सकते हो, वो है इम्प्लीमेंटेशन। यानी एक कंक्रीट क्लास एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। ये क्या है? इम्प्लीमेंटेशन वाला रिलेशन। तो इम्प्लीमेंट जब भी होता है एक इंटरफेस में, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो हम एक क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन सारे फंक्शंस को ओवरराइड कर रहे हैं, उनकी सारी फंक्शंस की बॉडी दे रहे हैं, तो वो वाला रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन। और आप देख सकते हो थोड़ा सा पिछले वाले रिलेशन के डायग्राम में चेंज किया है। पिछले वाले रिलेशन में हम एक सॉलिड लाइन बना रहे थे विद एरो टुवर्ड्स द पेरेंट, यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, सॉलिड की जगह डॉटेड चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये क्लास नहीं है, ये इंटरफेस है, और ये रिलेशन जो है ये इनहेरिटेंस नहीं है बल्कि रियलाइजेशन है या इम्प्लीमेंटेशन है। और एरो तो अभी भी इंटरफेस की तरफ ही रहा, यानी चाइल्ड से काइंड ऑफ आप बोल सकते हो पेरेंट की तरफ रहा। हालांकि ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हो जो चीज जिसको इंप्लीमेंट कर रही है, तो क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, यानी क्लास से इंटरफेस की तरफ एक एरो हुआ। तो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है? ए इज अ क्लास, बी इज अ इंटरफेस। अगर ना भी लिखा हो तो भी आपको समझ आना चाहिए ये चीज। और ए इंप्लीमेंट्स बी, ए जो है वो बी को इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा है, बी वाले इंटरफेस को। अब एक छोटा सा रिलेशनशिप है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा। कभी भी आप कोड करोगे तो जब आप सॉलिड प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, तो आप एक डी, जो सॉलिड का डी होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन या डिपेंडेंसी इन्वर्जन, उस वाले प्रिंसिपल को जब आप पढ़ते हो, तब आप इस वाली रिलेशनशिप का काफी ज्यादा यूज करते हो। इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ यहीं पर, क्योंकि इंटरफेस से ही रिलेटेड है, तो अभी बता रहा हूँ। वो रिलेशनशिप क्या है? एक क्लास जरूरी नहीं है एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट ही कर रही हो। जरूरी नहीं होता है एक क्लास एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट ही करे, वो क्लास उस इंटरफेस को यूज भी कर सकती है। यूज वाला रिलेशनशिप भी होता है, यूजेस इंटरफेस वाला रिलेशनशिप। एग्जांपल जस्ट अगली स्लाइड पर आ जाएगा। लेकिन अगर एक क्लास एक इंटरफेस को यूज करती है, तो वो रिलेशनशिप कैसी है? वो इंप्लीमेंटेशन नहीं है, पहली बात। इनहेरिटेंस भी नहीं है, कभी भी एक क्लास एक इंटरफेस को इनहेरिट नहीं कर सकती। वो क्या है? एक डिपेंडेंसी है। ये जो ए वाली क्लास है, ये बी वाली क्लास पर डिपेंड हो रही है या यूज कर रही है। डिपेंडेंसी वर्ड भी आप ना यूज करो, आप सिर्फ और सिर्फ यूजेस इंटरफेस वाला रिलेशनशिप यूज करना है। तो अब एग्जांपल की तरफ आते हैं, एग्जांपल से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास एक इंटरफेस है ड्राइवेबल नाम का, मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइवेबल। उसके बाद एक ड्राइव नाम का मेरे पास मेथड है, और ये मेथड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब आप बोलोगे यार मैंने इसके आगे एब्स्ट्रैक्ट तो लिखा नहीं, और किसी भी फंक्शन को या किसी भी मेथड को आपको अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है, तो उसके आगे आपको एब्स्ट्रैक्ट वाली एनोटेशन यूज करनी पड़ती है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट एनोटेशन यूज करने की नीड नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये इंटरफेस है, और अगर आपको पता हो कि इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट जो सारे मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। आप चाहो तो डिफॉल्ट मेथड्स भी बना सकते हो, लेकिन क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सारे फंक्शंस होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पर ना भी लिखो एब्स्ट्रैक्ट तो भी चलेगा। यानी ड्राइवेबल वाले इंटरफेस में ऐसी चीज जो ड्राइव कर सको, उसमें किस तरीके से ड्राइव करोगे वो अभी आपको नहीं पता, और वो पब्लिक मेथड है बाय डिफॉल्ट। तो एक ड्राइव नाम का फंक्शन है। अब ऑब्वियसली ड्राइवेबल क्या होगा? कार होगी, बाइक होगी, कोई व्हीकल होगी। तो मैंने एक कार नाम की क्लास बनाई है जो कि क्या कर रही है? इस ड्राइवेबल वाले इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, और क्योंकि इंप्लीमेंट कर रही है, तो उसे इस एब्स्ट्रैक्ट वाले मेथड को क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड करना पड़ेगा। मतलब कार कैसे ड्राइव कर सकते हो वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो आप सिंपली बोल सकते हो ये तो रियलाइजेशन हो रही है, मतलब इंप्लीमेंटेशन हो रही है, कि एक क्लास एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड कर कर। लेकिन एक और मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाया है, वो क्या है? एक ड्राइवर वाली क्लास। एक ड्राइवर, आप बोल सकते हो, ड्राइव तो करेगा एक कार को, लेकिन मैं उसमें कार नहीं भेज रहा। ये चीज आप तब समझोगे जब आप डिपेंडेंसी इन्वर्जन समझोगे। ड्राइवर वाले ऑपरेट नाम के फंक्शन में, ड्राइवर के पास एक ऑपरेट नाम का फंक्शन है, ऑपरेट मतलब चलाना। उसमें मैं ड्राइवेबल का इंटरफेस भेज रहा हूँ इंस्टेड ऑफ कार का ऑब्जेक्ट भेजने के। मैं, जो ऑपरेट नाम का फंक्शन है, ड्राइवर किसी चीज को ऑपरेट करेगा, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, ट्रक हो सकता है, कुछ भी होगा। तो वो जो ऑपरेट नाम का फंक्शन है, वहां पर मैं उस स्पेसिफिक चीज को ना भेजकर, स्पेसिफिक चाइल्ड क्लास को ना भेजकर, कार बाइक एंड सो ऑन, मैंने उस इंटरफेस को ही भेज दिया जिस भी तरीके से वो इंटरफेस इंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पर इजीली आप बोल सकते हो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की वजह से आ जाएगा। तो ऑपरेट के अंदर मैंने ड्राइवेबल भेजा है, ऑपरेट वाले फंक्शन के अंदर ड्राइवेबल एज अ पैरामीटर भेजा है। तो ये वाला जो रिलेशनशिप है कि ड्राइवर एक क्लास है, ड्राइवेबल एक इंटरफेस है। लेकिन क्या ड्राइवर जो क्लास है, क्या ड्राइवेबल वाले इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है? क्या यहाँ पर ड्राइव नाम का फंक्शन है? तो मैं बोलूंगा नहीं है, ड्राइव फंक्शन तो नहीं है इधर। लेकिन क्या है?
ड्राइवर जो है वो ड्राइवेबल वाले इंटरफेस को यूज कर रहा है, एज अ पैरामीटर यूज कर सकता है, एज अ फील्ड यूज कर सकता है, लेकिन यूज कर रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो, कार implements ड्राइवेबल रियलाइजेशन, लेकिन ड्राइवर uses द इंटरफेस ड्राइवेबल, uses डिफरेंट रिलेशनशिप है, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट रिलेशनशिप है। तो आई होप अब तक के जो सारे आपको तीन तरीके के रिलेशनशिप्स हैं जो आज तक आपने पढ़ भी रखे होंगे, लेकिन क्लास डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझ आए होंगे। अब चलते हैं हम फोर्थ तरीके के रिलेशनशिप के ऊपर, जो कि हमारा अब काइंड ऑफ थोड़ा सा ट्रिकी होने लगेगा, थोड़ा सा हार्ड होने लगेगा, लेकिन करते यूज आप अभी तक आए हो, सारे के सारे रिलेशनशिप आपने कभी ना कभी यूज करे होंगे, लेकिन नाम नहीं सुना होगा उन सारे रिलेशनशिप्स का। ओके सो यार, चौथे टाइप के रिलेशनशिप बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इस जो अभी एग्जांपल हमने देखा था, दो तरीके के रिलेशनशिप्स यानी रियलाइजेशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन और यूजेस इंटरफेस, इनका एक कोड देख लेते हैं, एक सैंपल सा कोड, छोटा सा कोड जो कि जावा में मैंने लिख रखा है, बाकी लैंग्वेजेस में भी सिमिलर होगा। तो जैसा कि आप देख सकते थे, क्या ड्राइवेबल नाम का जो इंटरफेस था उसके लिए मैंने एक इंटरफेस बनाया, जिसमें जो बाय डिफॉल्ट एक मेथड है ड्राइव, वो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड कहलाया जाएगा, और बाय डिफॉल्ट आप पब्लिक ना भी लिखो तो वो पब्लिक मेथड ही होता है। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे मेथड्स एक इंटरफेस में जावा के पब्लिक होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इसलिए मैंने बॉडी प्रोवाइड नहीं कर रखी। खैर, हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है कार नाम की, जो कि इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये जो हमारा रियलाइजेशन नाम का रिलेशन है वो यहाँ पे फॉलो हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो कार क्लास है उसमें एक ड्राइव नाम का मेथड है, जो कि उसको कंपल्सरली ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा, और क्योंकि वो ओवरराइड कर रहा है तो उसकी एक बॉडी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन एक ड्राइवर नाम की मैंने और क्लास बनाई है, जो कि ड्राइवेबल वाले इंटरफेस को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। ऑब्वियसली ड्राइवर इज नॉट अ ड्राइवेबल, ड्राइवर थोड़ी ना ड्राइव हो सकता है, ड्राइवर ड्राइव करेगा। तो क्योंकि ड्राइवर ड्राइव करेगा तो उसके बाद एक फंक्शन है ऑपरेट व्हीकल नाम का, जो कि ड्राइव करना, मतलब कैसे ड्राइव करना है, उसमें उसने क्या चीज ड्राइव करनी है वो एज अ पैरामीटर अपने पास ले रखा है। तो क्योंकि ड्राइवर इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग ड्राइवेबल, इसके पास कोई ड्राइव नाम का फंक्शन नहीं है, ड्राइवर ड्राइव नहीं हो सकता, तो हम क्या कह रहे हैं, ड्राइवर के पास जो यूजेस वाला रिलेशनशिप है, यूजेस वो भी स्पेसिफिकली किसका, इंटरफेस का, ड्राइवर यूजेस अ इंटरफेस ड्राइवेबल। और यहाँ पर आप ड्राइवेबल में जो भी ड्राइवेबल का ऑब्जेक्ट है वो पास कर सकते हो, यानी कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, जो भी चाइल्ड क्लासेस में से किसी का भी ऑब्जेक्ट आप पास कर सकते हो। तो इसी चीज को हम आगे जाकर पढ़ेंगे, यही क्या होता है, यही डिपेंडेंसी इंजेक्शन या फिर डिपेंडेंसी इन्वर्जन होता है। खैर, अभी प्रिंसिपल्स पर अगर हम ना जाए, तो एक सैंपल सा कोड हमने देखा किसका, दो तरह के रिलेशनशिप्स, रियलाइजेशन और यूजेस इंटरफेस का। अब चलते हैं चौथे तरह के हमारे रिलेशनशिप के पास, और वो क्या है, वो अगेन यूजेस रिलेशनशिप ही है, लेकिन इस बार इंटरफेस यहाँ पर नहीं है। इस बार इस रिलेशनशिप को हम कहेंगे सिंपल सा एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब दो क्लासेस आपस में रिलेटेड है, उसी को एसोसिएट कहते हैं। मतलब मान लो कोई काफी लोग मिलकर एक एसोसिएशन तैयार करते हैं, एक सोसाइटी तैयार करते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो उसे एसोसिएशन बोलते हैं ना। तो वैसे ही दो क्लासेस जब आपस में एसोसिएटेड होंगी, रिलेटेड होंगी, तो उस बेसिक से रिलेशनशिप को हम एसोसिएशन कहेंगे। तो आप बोलोगे ये एसोसिएशन होता क्या है, कोड कैसे होगा, दिखाएंगे कैसे, आते हैं धीरे धीरे। लेकिन अब अपनी जो नॉलेज है उसको इससे बाहर लाना है, इस माइंडसेट से बाहर लाना है कि यार सिर्फ और सिर्फ इनहेरिटेंस ही तो होता है, दो क्लासेस आपस में इनहेरिटेंस के थ्रू ही तो रिलेटेड होती है, नहीं। अभी आपने देखा कि वो एज अ पैरामीटर भी अगर आप किसी वेरिएबल को भेज रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को भेज रहे हो, किसी और फंक्शन में, किसी और क्लास के फंक्शन में, तो वो भी एक तरह का रिलेशनशिप ही है, दो क्लासेस आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, रिलेट हो रही हैं। तो अगर मैं बात करूं एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन स्पेसिफिकली दो तरीके की होती हैं, आगे स्पेसिफिक टाइप्स भी हम पढ़ेंगे। जो बाकी की तरह की रिलेशनशिप है वो एसोसिएशन का ही फर्दर स्पेसिफिक टाइप है। लेकिन ब्रॉड कैटेगरी की वाइज करें, बात करें, तो हम हमारे पास दो तरह के एसोसिएशन आते हैं। एक तो बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन और एक यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन। यहाँ पर आपको, अगर आपने डीएसए पढ़ रखा है, तो काफी हद तक ग्राफ्स की याद आने वाली है। ग्राफ्स में याद करो, एक तो अनडायरेक्टेड ग्राफ होता था, एक डायरेक्टेड ग्राफ होता था। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम ए से बी भी जा सकते थे, बी से ए भी जा सकते थे। डायरेक्टेड ग्राफ में मान लो ए से बी की तरफ एक एज है, ए से बी की तरफ एक एरो है, तो सिर्फ ए से बी जाया जा सकता है, बी से ए नहीं आया जा सकता। तो ऐसा यहाँ पर भी है। अगर मान लो मैं बाय डायरेक्शनल एसोसिएशन की बात कर रहा हूँ, तो उसको पहले तो रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। या तो सिंपली डैश दिखा दो, सॉलिड लाइन दिखा दो दो क्लासेस के बीच में, ऑब्वियसली इनके पूरे के पूरे क्लास डायग्राम होंगे अगेन। या फिर एक एरो और दोनों तरफ एक, आप बोल सकते हो सॉलिड लाइन और दोनों तरफ एरोस, लेकिन एरोस इनहेरिटेंस वाली एरोस नहीं, यहाँ पर एक नॉर्मल सी एरो, एक नॉर्मल सी एरो। और अगर आपको सिर्फ यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन दिखाना है, तो आप क्या करोगे, रिप्रेजेंटेशन में वापस से सॉलिड लाइन दिखाओगे,
लेकिन सिर्फ एक तरफ एरो दिखाओगे इंस्टेड ऑफ दोनों तरफ एरो के। अब मीनिंग क्या होता है? अगर पहले बाय डायरेक्शनल एसोसिएशन का मीनिंग समझें, तो इसका क्या मीनिंग है कि ए कैन यूज, ए यूजेस बी एज वेल एज बी यूजेस ए बी को यूज कर रहा है और बी भी ए को यूज कर रहा है। और इसका भी यही मतलब है, ऑब्वियसली दोनों बस एक ही चीज को लिखने के दो तरीके हैं, दिखाने के दो तरीके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ए भी बी को यूज कर रहा था, बी भी ए को यूज कर रहा था, दोनों एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को यूज कर सकते हैं। बट इसमें अगर आपने एरो ए से बी की तरफ दिखाई है, तो सिर्फ ए बी को यूज कर सकता है, ए यूजेस बी। ए कैन कॉल बी बट बी कैन नॉट कॉल ए, बी ए को यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि सिर्फ एरो बी की तरफ है। दोनों तरफ एरो, तो दोनों एक दूसरे को यूज कर सकते हैं। किसी भी तरफ एरो ना हो तो भी दोनों एक दूसरे को यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक की तरफ एरो, तो जिसकी तरफ एरो है उस चीज को यूज करा जा सकता है उसके द्वारा जिसने एरो पॉइंट कर रखी है। अब मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिख रखा है यहाँ पे आगे आने वाले रिलेशनशिप के लिए। एसोसिएशन ना एक बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, मतलब एसोसिएशन बस ये नहीं है कि अभी फोर्थ टाइप का रिलेशन है इसके बाद खत्म। जो आगे आने वाले तीन रिलेशनशिप आने वाले हैं उनका नाम यहाँ पे मैंने लिख रखा है, वो भी एक काइंड ऑफ एसोसिएशन टाइप के रिलेशनशिप ही हैं। लेकिन वो उसमें एक स्पेशल आप बोल सकते हो क्लॉज आ जाता है, या स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड आ जाती हैं। तो अगर मैं स्पेसिफिकली सिर्फ एसोसिएशन की बात करूं जो इन तीन एग्जांपल्स में नहीं आती, जो इन तीन एग्जांपल्स में फॉल नहीं करती, तो एक एग्जांपल मैंने अगली स्लाइड पे ले रखा है। थोड़ा बड़ा सा कोड दिख रहा होगा, लेकिन कोड से पहले राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एक्चुअली देखो, तो आपको क्या दिखेगा? एक कार नाम की क्लास है। अगेन मैंने पूरी वो क्लास डायग्राम नहीं बनाया, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो क्लास डायग्राम बना पाओगे। एक कार नाम की क्लास है, एक ड्राइवर नाम की क्लास है। और मैंने क्योंकि दोनों तरफ एरो दिखाई है, या फिर मैं किसी भी तरफ एरो ना दिखाऊं, तो वो क्या है? बाई डायरेक्शनल एसोसिएशन। यानी कार भी ड्राइवर को यूज कर सकता है, ऑब्वियसली कार किसी ना किसी ड्राइवर द्वारा तो चलाई जाएगी ना, और ड्राइवर भी कार को यूज कर सकता है, ड्राइवर कार को ऑपरेट करेगा, राइड करेगा उस पर। तो दोनों तरफ कॉल हो सकती है, कार कैन कॉल ड्राइवर, ड्राइवर कैन कॉल कार, या फिर कार के पास ड्राइवर का ऑब्जेक्ट हो सकता है और ड्राइवर के पास भी कार का ऑब्जेक्ट हो सकता है। यूज कैसे होगा? यूज या तो पैरामीटर के थ्रू होगा, किसी फंक्शन में कोई पैरामीटर आ गया, या फिर यूज होगा आपका एक वेरिएबल के थ्रू। आप बोल सकते हो आपने एक वेरिएबल रख लिया, कार के पास ड्राइवर वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, एक फील्ड है, एक इंस्टांस वेरिएबल है। सेम तरीके से ड्राइवर वाली क्लास के पास कार वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट है। तो क्योंकि कार भी ड्राइवर को कॉल कर सकती है, जैसे कि यहाँ पर सेट, आप बोल सकते हो सेट ड्राइवर, गेट ड्राइवर, ये दो फंक्शंस हैं। और यहाँ पर भी आपने क्या कर रखा है? ड्राइवर के ड्राइव वाले फंक्शन को कॉल कर रखा है, ड्राइव वाले फंक्शन को। तो क्योंकि कार ड्राइवर को कॉल कर सकती है और ड्राइवर भी कार को कॉल कर सकता है, कहाँ कर रखा है हमने? गेट कार में, सेट कार में। और कहीं ना कहीं हमने कार को अगर और भी कुछ यूज करना हो ड्राइवर के द्वारा तो वो भी कर सकते हैं। यानी मेन बात क्या है कि यार कार भी ड्राइवर को यूज कर सकती है और ड्राइवर भी कार को यूज कर सकता है, तो बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, इसलिए दोनों तरफ एरो है, या फिर एक भी तरफ मत दो। लेकिन अगर वहीं पर मैं बोलूं यार एक तरफ है कार, दूसरी तरफ है पैसेंजर, अब पैसेंजर का तो कार के थ्रू कुछ होगा ही नहीं ना रिलेशन, मतलब पैसेंजर थोड़ी ना ड्राइव करेगा, पैसेंजर तो बस बैठेगा, जो कस्टमर होगा उबर में, लेट से ओला में। लेकिन कार तो ऑब्वियसली पैसेंजर को यूज करेगी ना, कार को तो पता होना चाहिए ना उसमें कौन कौन से लोग बैठे हैं और कौन ड्राइवर है। तो कार कैन यूज पैसेंजर, कार यूजेस पैसेंजर, कार कैन कॉल पैसेंजर, बट पैसेंजर कैन नॉट कॉल कार। तो उसका यहीं पर अगर मैं सोर्स कोड में दिखाऊं, बहुत ही छोटा सा कोड है। कार के अंदर क्या है? पैसेंजर वाली वेरिएबल है, एक पैसेंजर नाम की फील्ड है। लेकिन पैसेंजर वाली क्लास के अंदर मैंने कोई कार नाम की फील्ड नहीं दी, ना ही किसी फंक्शन के अंदर कार नाम का पैरामीटर दिया। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? कार वाला क्लास जो है वो पैसेंजर वाले क्लास को कॉल कर सकता है, पैसेंजर के किसी ऑब्जेक्ट का नाम मंगवा सकता है, मतलब पैसेंजर का नाम प्रिंट करवा सकता है, और ऑब्वियसली उसको स्टोर करके गेटर एंड सेटर उसके बना सकता है। लेकिन क्योंकि पैसेंजर के पास कार का कोई वेरिएबल नहीं है, ना ही उसका कोई फंक्शन हमने बना रखा है जिसमें कार एज अ पैरामीटर जा रहा हो, तो पैसेंजर के पास कार से कोई एसोसिएशन नहीं है। पैसेंजर कैन नॉट कॉल कार, पैसेंजर कार को कॉल नहीं कर सकता, कार पैसेंजर को कॉल कर सकती है, तो यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन है। तो आई होप दो तरीके के एसोसिएशन समझ आ पाए होंगे, जैसे कि डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, वैसे यहाँ पर एसोसिएशन था। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो मेरे को इंपॉर्टेंटली बतानी है वो क्या है कि यार हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कार इज अ पार्ट ऑफ ड्राइवर, या फिर ड्राइवर इज अ पार्ट ऑफ कार, या फिर कार हैज अ ड्राइवर, या फिर ड्राइवर हैज अ कार। नहीं, इज अ पार्ट या फिर हैज अ, कौन से रिलेशनशिप होते हैं वो आगे आने वाले हैं। है तो वो एसोसिएशन का ही टाइप, वो एसोसिएशन का ही स्पेसिफिक टाइप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई पैसेंजर कार का एक पार्ट थोड़ी ना है, पैसेंजर कार के अंदर बैठता है, इसका ये मतलब थोड़ी ना पैसेंजर कार के अंदर का ही कुछ हिस्सा है। वैसे ही ड्राइवर कार का थोड़ी ना कोई पार्ट है, या फिर कार के पास ड्राइवर थोड़ी ना होता है। ड्राइवर एक अलग एंटिटी है, कार एक अलग एंटिटी है।
कार को ड्राइवर की यूज है, वो उसको कॉल कर रहा है, वो अलग बात है। तो यहाँ पर कोई भी एक दूसरे का पार्ट नहीं है, कोई भी एक दूसरे को हैज अ रिलेशनशिप तरह की कोई रिलेशनशिप में एसोसिएट नहीं कर पा रहा, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को यूज कर पा रहे हैं, या तो दोनों एक दूसरे को या फिर सिर्फ एक दूसरी चीज को। तो अब चलते हैं हम एसोसिएशन के स्पेसिफिक कैटेगरीज में। जो मैंने बोला कि स्पेसिफिक 3 तरह के एसोसिएशंस होते हैं, जो आप बोल सकते हो 5th, 6th और 7th 3 और रिलेशनशिप हम पढ़ने वाले हैं। टोटल 7 रिलेशनशिप्स है हमारे पास, जिसमें से सबसे पहले रिलेशनशिप जो स्पेसिफिकली एसोसिएशन का एक स्पेसिफिक काइंड है, वो क्या है? डिपेंडेंसी। तो अगर मैं डिपेंडेंसी की बात करूं, तो डिपेंडेंस जैसे मैंने लिख रखा है, एक स्पेशल कैटेगरी है किसका? एसोसिएशन वाले ही रिलेशनशिप का। अब स्पेशल कैटेगरी है तो कोई और तरीके से विजुलाइज करते होंगे, लेकिन है क्या इसमें? एक क्लास एक दूसरी क्लास पर डिपेंड कर रही है, डिपेंडेंसी डिपेंड कर रही है। यार यूज करना, डिपेंड करना, कॉल करना, सारा सुनने में तो सेम ही लग रहा होगा ना, लेकिन कुछ तो कॉन्सेप्चुअली डिफरेंस होगा। तो कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्या है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये थोड़ी सी वीक रिलेशनशिप है। कैसे? मतलब थोड़ा सा अगर आप एसोसिएशन के टर्म्स में सोचोगे, तो वीकर फॉर्म ऑफ एसोसिएशन है। किस तरीके से? एक क्लास डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होगी दूसरी क्लास की। फिर दोबारा वही बातों में घुमा रहे हो आप तो। भाई डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, वीक है, एसोसिएशन का एक स्पेशल काइंड है। इससे क्या मानूं? तो मीनिंग क्या है? मीनिंग पर ध्यान से आना। एक क्लास दूसरी क्लास को यूज कर रही है, अगेन बातों में फंसा दिया, लेकिन एज अ पैरामीटर, सिर्फ और सिर्फ वो उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं रख रही है एज अ प्रॉपर्टी। मतलब जैसे कि पिछले केस में अगर मैं समझाऊं कि कार के पास ड्राइवर का ऑब्जेक्ट था एज अ फील्ड, एज अ प्रॉपर्टी। कार के पास पैसेंजर का एज अ ऑब्जेक्ट फील्ड थी, पैसेंजर नाम की फील्ड थी। तो ये डिपेंडेंसी नहीं है। कार यूज कर रही है ड्राइवर को, कार पैसेंजर को यूज कर रही है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं है। मतलब ये ऑब्जेक्ट्स अपने आप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि भाई कार डिपेंड कर रही हो इन पर। लेकिन जब डिपेंडेंसी होगी तब क्या होगा? कार किसी फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए इनके ऊपर डिपेंड करेगी। अभी एग्जांपल में समझूंगा। अगर मान लो ये ड्राइवर नाम की फील्ड ना होती हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन होता है जिसमें हम ड्राइवर को यूज कर रहे होते हैं एज अ पैरामीटर, तब हम बोलते हैं कार इज डिपेंडिंग ऑन ड्राइवर। हालांकि अभी ऐसा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए कार और ड्राइवर के बीच में। जितना हो सके लूज कपलिंग होनी चाहिए, अगेन एक डिजाइन प्रिंसिपल है। लेकिन अगर हम बात करें कि यार डिपेंडेंसी का एक एग्जांपल, कि यार कैसे डिपेंडेंसी एक वीकर एसोसिएशन है। पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास के लिए एज अ पैरामीटर आएगा किसी फंक्शन में, उसका फील्ड नहीं बनेगा, तो थोड़ा वीक हो जाएगा रिलेशनशिप। कोई किसी चीज की फील्ड नहीं है, सिर्फ पैरामीटर में आ रहा है, तो सिर्फ उस फंक्शन में ही आ रहा है और कहीं तो आ नहीं रहा। तो अगर मैं बात करूं यार, जो हमारे पास एक एग्जांपल है वो क्या है? ट्रिप है। अगेन मैं उबर स्पेसिफिक ही एग्जांपल्स ले रहा हूँ। ट्रिप में हमारे पास ट्रिप की डिटेल्स होंगी, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी मैंने बनाई है स्ट्रिंग टाइप की। मतलब ट्रिप में जो भी डिटेल्स होंगी, अभी के लिए मैंने स्ट्रिंग ले लिया। और ट्रिप में उस ट्रिप की कॉस्ट को कैलकुलेट करने का एक फंक्शनैलिटी मैंने दे रखा है, उसे एक फंक्शन बना रखा है। लेकिन कैलकुलेट कॉस्ट में मैंने क्या कर रखा है? एक पेमेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट पास कर रखा है, जो कि एक पेमेंट नाम की ही यूजर डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिसमें एक अमाउंट नाम का वेरिएबल है, अगेन प्राइवेट वेरिएबल है डबल। और उस पेमेंट को प्रोसेस कैसे करना है, आप बोल सकते हो पेमेंट की सर्विस। वो वाला फंक्शन है जिसमें अगेन अमाउंट पास कर रखा है। अगर मैं कोड की टर्म्स में समझाऊं, तो ट्रिप है, ट्रिप में ट्रिप डिटेल्स नाम का वेरिएबल है, स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसको इग्नोर करते हैं अभी के लिए। मेन क्या है? ट्रिप के पास एक फंक्शनैलिटी है, एक फंक्शन है, एक मेथड है, जिसमें हम एक दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, पेमेंट। हमने पेमेंट का कोई वेरिएबल नहीं बनाया, हमने पेमेंट का कोई फील्ड नहीं बनाई। और पेमेंट के अंदर हमारे पास क्या है? एक अमाउंट नाम का वेरिएबल है और प्रोसेस नाम का फंक्शन है, उसके अंदर जो भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन बात क्या है कि ट्रिप पेमेंट वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, पेमेंट वाली क्लास के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि वो पेमेंट के अंदर कोई प्रोसेस पेमेंट वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। कैलकुलेट कॉस्ट प्रोसेस पेमेंट वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। यानी ट्रिप वाली क्लास के पास पेमेंट वाली क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब एज अ फील्ड नहीं है, एज अ प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एज अ पैरामीटर जरूर है। तो थोड़ा सा वीक रिलेशनशिप है, दिख पा रहा होगा सबको। और क्योंकि थोड़ा सा वीक है, लेकिन पेमेंट ना होने से ट्रिप तो अटकी रह जाएगी, ट्रिप में कैलकुलेट कॉस्ट हो ही नहीं पाएगी अगर पेमेंट मान लो नल हो जाता है। तो अगर पेमेंट नल हो गया तो ये वाला फंक्शन कॉल नहीं हो पाएगा, नल पॉइंट एक्सेप्शन आ जाएगा, यानी ट्रिप फेल कर जाएगा, ट्रिप में एरर आ जाएगा अगर पेमेंट में कोई एरर होता है तो। सो हम बोल सकते हैं कि ट्रिप डिपेंड तो कर रहा है पेमेंट पर, लेकिन थोड़ा वीक तरीके से डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या है? डिपेंडेंस रिलेशनशिप है। और क्योंकि थोड़ा वीक है, तो हम डॉटेड एरोस दिखाते हैं, डॉटेड लाइन दिखाते हैं इंस्टेड ऑफ एक सॉलिड लाइन। जो हमने एसोसिएशन दिखाई थी वो एक सॉलिड लाइन के थ्रू दिखाई थी, सॉलिड लाइन के थ्रू, एरो भूल जाते हैं अभी। लेकिन जो हमारी
डिपेंडेंसी होगी वो क्या होगी, एक डॉट लाइन होगी। और यूजुअली डिपेंडेंसी सिर्फ यूनिडायरेक्शनल ही होती है, एक ही क्लास दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंड करती है यूजुअली। तो हम क्या कह रहे हैं अभी वाले केस में, ट्रिप जो है वो पेमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ट्रिप डिपेंड्स ऑन पेमेंट, इसलिए ये क्या है, एक डिपेंडेंस रिलेशनशिप है विद डॉटेड लाइंस एंड अ एरो, क्योंकि यूनिडायरेक्शनल है। तो आई होप यहाँ पर भी आपको ये चीज समझ आ पाई होगी कि कैसे एक डिपेंडेंसी एक स्पेशल कैटेगरी बन गई एसोसिएशन की। बाकी की दो स्पेशल कैटेगरी समझते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। वो दो कैटेगरीज क्या है, एक है एग्रीगेशन, एक स्पेशल काइंड है एसोसिएशन का, और दूसरा है कॉम्पोजिशन, ये भी एक स्पेशल काइंड है एसोसिएशन का। ये तीनों स्पेशल काइंड्स हैं, स्पेशल सब टाइप्स हैं आप बोल सकते हो। एग्रीगेशन, पहले एग्रीगेशन की बात करते हैं। एग्रीगेट, इकट्ठा करना, मतलब आपने क्या करा, ए के अंदर बी का ऑब्जेक्ट इकट्ठा कर लिया, रख लिया, यूज कर लिया। हैज अ रिलेशनशिप, बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड, हैज अ रिलेशनशिप, मतलब ए के पास बी का ऑब्जेक्ट है, और है का मतलब एज अ वेरिएबल है, एज अ फील्ड है, एज अ इंस्टेंस वेरिएबल है। लेकिन जब ए एग्जिस्ट करता है, बी एग्जिस्ट उसके अंदर करता है, मतलब ए के पास एक बी नाम का वेरिएबल है, इसका ये मतलब नहीं है कि बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नहीं। अगर एग्रीगेशन है तो बी कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट ए। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं बोलता हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल, एक कार है, कार के पास एक म्यूजिक प्लेयर है। अब म्यूजिक प्लेयर तो भैया कार में फिट तो आपको मिलेगा, लेकिन आप चाहो तो उस कार में से उस म्यूजिक प्लेयर को निकाल लो और वैसे ही बजा लो, मतलब आपको थोड़ी बहुत तारे वारे यूज करनी पड़ेंगी जिस तरह से कार में वो म्यूजिक प्लेयर चलता है, या फिर आप किसी और कार में फिट कर लो। तो यार मैं बोल रहा हूँ कार हैज अ म्यूजिक प्लेयर, तो कार हैज अ म्यूजिक प्लेयर के लिए ये वाला सिंबल, जिसमें हम सॉलिड लाइन दे रहे हैं, और कार की तरफ जिस चीज में म्यूजिक प्लेयर है, कार के अंदर म्यूजिक प्लेयर है, तो कार की तरफ एक डायमंड बना दिया, और हॉलो डायमंड है ये। हॉलो डायमंड विद अ सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट्स हैज अ रिलेशनशिप। कार के पास म्यूजिक प्लेयर है, कार हैज अ म्यूजिक प्लेयर, इसका ये मतलब नहीं है कि म्यूजिक प्लेयर तो उस कार का पार्ट ही बन गया, नहीं, उसका इनबिल्ट पार्ट नहीं है। चाहो तो आप म्यूजिक प्लेयर निकाल के अलग से बेच दो, चाहो तो आप म्यूजिक प्लेयर किसी और कार में फिट कर दो। सो म्यूजिक प्लेयर की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है विदाउट कार, विदाउट ए। बी वाली क्लास की ए वाली क्लास के बिना भी एग्जिस्टेंस होगी। तो ये क्या है, एक एग्रीगेशन वाला रिलेशनशिप है, कार हैज अ म्यूजिक प्लेयर। वहीं पर अगर मैं दूसरा एग्जांपल की बात करूं, तो दूसरा टाइप का आप बोल सकते हो, आप एसोसिएशन रिलेशनशिप है, तीसरे टाइप का इनफैक्ट, वो क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन एसोसिएशन का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर बी जो होगा वो पार्ट होगा ए का। सुनने में सेम सेम लगेगा, ए के पास बी है, ए हैज बी, बी इज पार्ट ऑफ ए, सुनने में सेम लग रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर बी ए के बिना एग्जिस्ट कर पा रहा था, म्यूजिक प्लेयर कार के बिना एग्जिस्ट कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो बी होगा वो ए के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बी कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट ए। ए है तो बी होगा, ए नहीं है तो बी भी नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अगेन कार की तरफ जाऊं, तो कार के पास एसी होता है, कार हैज अ एसी, लेकिन इसको बेटर टर्म्स में बोलना हो तो हम बोलेंगे एसी इज अ पार्ट ऑफ कार। क्यों? क्योंकि यार यूजुअली जो भी आपको एसी मिलते हैं कार्स में, मैं ऐसा मान रहा हूँ अभी के लिए, एजम्पशन ले रहा हूँ, एजम्पशन याद करो, डिजाइन से पहले एजम्पशन होती है, मैं ऐसा ज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी एसी होते हैं वो कार में इनबिल्ट फिटेड होते हैं, तो कार होगी तो उसके अंदर एसी होगा, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता अगर आप नॉन एसी वाली कार लेते हो तो, लेकिन कार नहीं होगी तो पक्का से पक्का एसी भी नहीं होगा। ऑब्वियसली एसी कहाँ होगा अगर कार ही नहीं है, अभी सिर्फ कार के टर्म्स में हम सोच रहे हैं। तो एसी कैन नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट विदाउट कार। ए, बी, बी कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट ए। इसलिए हम इस बार जो रिलेशनशिप दिखाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए विजुअली, यहाँ पर हम हॉलो डायमंड की जगह फिल्ड डायमंड दिखाएंगे। वही एरो होगी, वही कार की तरफ डायमंड होगा, जैसे पहले था, यहाँ पर कार था, यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर था, अभी भी कार की तरफ ही आपका डायमंड बनेगा, लेकिन फील्ड वाला डायमंड बनेगा। तो दो तरह के और रिलेशनशिप्स पढ़े, जो कि एग्रीगेशन और कंपोजिशन थे, ये बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, ट्रस्ट मी, मतलब आपको बहुत ही बार देखने को मिलेगा कि आप अपने कोड में, एक्चुअल में, या फिर बहुत सारे क्लास डायग्राम्स में एग्रीगेशन और कंपोजिशन जैसे रिलेशनशिप देख पा रहे होगे। हालांकि कई बार हम लेजी होने के चक्कर में क्या करते हैं, यहाँ पर भी हैजा लिख देते हैं, यहाँ पर भी हैजा लिख देते हैं, या फिर यहाँ पर भी आप बोल सकते हो एसोसिएशन वाला बस एरो बना देते हैं, मतलब एक नॉर्मल सा डैश बना देते हैं, यहाँ पर भी नॉर्मल सा डैश बना देते हैं। तो कई बार आपको दिखेगा कि नॉर्मल डैशेस भी दिख रहे होंगे, नॉर्मल सॉलिड लाइन भी दिख रही होंगी, लेकिन अगर स्पेसिफिकली यूएमएल में जाए तो यूएमएल में तो यही वाले डायग्राम्स यूज होते हैं, और यही वाली नोटेशंस यूज होती है, हैज अ, पार्ट ऑफ। ओके,
तो एग्जाम्पल जो अभी मैंने बोला उसी को मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। एग्रीगेशन का एग्जाम्पल है कार हैज अ म्यूजिक प्लेयर एंड म्यूजिक प्लेयर कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब वो चाहो तो आप इंस्टॉल कर सकते हो, हटा सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन कॉम्पोजिशन, कंप्राइज, कॉम्पोजिशन है उसके अंदर, पार्ट है उसका। कार हैज एन एसी, हैज ही लिखा है लेकिन इंटीग्रल पार्ट है उसका, या फिर आप बोल सकते हो एसी इज अ पार्ट ऑफ कार एंड इट कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो एक फटाफट छोटा सा कोड, कार वाली क्लास, म्यूजिक प्लेयर वाली क्लास, कार वाली क्लास, एसी वाली क्लास। कार के पास म्यूजिक प्लेयर का एक फील्ड है, एक वेरिएबल है, एक ऑब्जेक्ट है। तो कार हैज अ म्यूजिक प्लेयर, जिसको आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो, यानी शुरू में आप मान सकते हो ये नल होगा, इंस्टॉल करोगे तो म्यूजिक प्लेयर आप फिट करवा लो। चाहो तो रिमूव करवा सकते हो, रिमूव करवाओगे तो नल बन जाएगा वापस। चाहो तो रिप्लेस भी करवा सकते हो, या जो भी और मेथड्स आपको चाहिए वो सारे कर सकते हो, प्ले भी कर सकते हो म्यूजिक प्लेयर से। तो कार भी एग्जिस्ट करती है, म्यूजिक प्लेयर भी एग्जिस्ट करता है, दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन म्यूजिक प्लेयर आप बोल सकते हो कार में होगा, कार हैज अ म्यूजिक प्लेयर, और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, इसलिए एग्रीगेशन। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, हॉलो डायमंड वाला। वहीं पर कार के पास एसी है, सेम फील्ड ही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यार हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जो की है इंस्टॉल एसी या फिर रिमूव एसी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एसी होगा तो वो शुरू में ही होगा, जब कार बनेगी तो ही जो कंस्ट्रक्टर बनेगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही एसी बन जाएगा। तो देख सकते हो कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमने एसी भी क्रिएट कर दिया। हालांकि जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते, हम डायरेक्टली न्यू कीवर्ड के थ्रू। लेकिन अभी के लिए मान सकते हो कि यार कार क्लास के अंदर एसी था, और एसी तभी फिट हो गया जब कार बनी। तो कार नहीं है तो एसी भी नहीं है, यानी उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा अगर कार नहीं होगी, इसलिए फिल्ड डायमंड। अगर ये दोनों रिलेशनशिप भी सबको समझ आ पाए हैं, तो हमने टोटल 7 रिलेशनशिप देखे। सबके सब एक बार आप दोबारा से गो थ्रू कर सकते हो, मैं कुछ होम टेक होम एक्सरसाइजेस भी दूंगा, जिससे आप इन सारे प्रॉब्लम्स को, अपनी नॉलेज को टेस्ट भी कर पाओगे कि आपने जो भी सीखा है अभी तक वो सही सीखा है या नहीं। हालांकि कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बचे हैं, अभी हमारे पास 2 छोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं स्पेसिफिकली, अगर मैं बताऊं तो उन दोनों छोटे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और फिर आपको मैं वो टेक होम एक्सरसाइजेस दूंगा। तो सबसे पहला जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट। ये आपने डेटाबेसेस में भी पढ़ा होगा, हालांकि अभी हमारा क्लास डायग्राम में आ रहा है। वो क्या है कि 2 क्लासेस या 2 इंटरफेस या एक क्लास एक इंटरफेस, एनी हाउ आपस में रिलेटेड है, किसी भी तरह के रिलेशनशिप से रिलेटेड है। अब वो रिलेशनशिप में रिलेटेड तो है, लेकिन एक क्लास दूसरी क्लास से कितने मल्टीप्लीकेशन से, कितने फैक्टर से रिलेटेड है, या कितने आप बोल सकते हो गुना रिलेटेड है। यानी 1 to 1 रिलेशनशिप है, 1 to many रिलेशनशिप है, many to 1 है, many to many है, एंड सो ऑन, बहुत तरह के और भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक पैसेंजर नाम की क्लास थी, एक बाइक नाम की क्लास है। तो अगर मैं ड्राइवर को भूल जाऊं, ड्राइवर को अभी हटा रहा हूँ, पैसेंजर लिखा है मैंने, पैसेंजर यानी राइडर आप बोल सकते हो। तो एक बाइक में तो एक ही पैसेंजर बैठ सकता है, ड्राइवर को छोड़ के अगेन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 1, एरो के ऊपर पैसेंजर की साइड 1 लिख दिया, यानी एक बाइक में एक ही पैसेंजर होगा, एक बाइक में एक ही पैसेंजर होगा। तो पैसेंजर के ऊपर 1 है, यानी 1 to 1 रिलेशनशिप है। आप चाहो तो यहाँ पे 1 to many भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए 1 to 1 में लिख रहा हूँ। आप चाहो तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी दे सकते हो, जैसे कि एक ट्रिप के पास लोकेशन वाली क्लास का एक्सेस होगा, लेकिन यूजुअली आप मान सकते हो कि एक ट्रिप में 2 लोकेशन होंगी, एक तो पिकअप वाली लोकेशन है, एक ड्रॉप ऑफ वाली लोकेशन। तो 2 लोकेशन है तो आप 2 लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ 1। हाँ, अगर रेंज है तो आप रेंज भी लिख सकते हो, जैसे कि एक पैसेंजर वाली क्लास है, एक सेडान कार है। सेडान कार मतलब ऐसी कार जिसमें यूजुअली 4 लोग बैठते हैं, उबर यूजुअली अलाउ नहीं करता 4 से ज्यादा। तो आप क्या कर सकते हो कि एक सेडान कार में कितने पैसेंजर्स एसोसिएट हो सकते हैं, 1 से लेकर 4, 1.4। एक एसयूवी कार में वहीं पर एक पैसेंजर या फिर 2 पैसेंजर या फिर 3 पैसेंजर, अप टिल 6 पैसेंजर एसोसिएट हो सकते हैं। तो ये क्या एक रेंज है, स्पेसिफिक वैल्यू, रेंज। या फिर अगर आपको नहीं पता कि कितने हो सकते हैं, मतलब हो सकता है 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है इनफाइनाइट हो, मतलब इनफाइनाइट का मतलब n हो, तो आप क्या डाल सकते हो, एस्ट्रिक डाल सकते हो कि एक ड्राइवर के साथ इनफाइनाइट ट्रिप्स एसोसिएटेड हो सकती हैं, कितनी भी वो ट्रिप कर सकता है, 100 200 300 कितनी भी हो सकता है 0 भी हो, जस्ट अभी ज्वाइन करा उसने। और अगर आपने दोनों साइड एस्ट्रिक लिख दिया, इसका क्या मतलब है, एक पैसेंजर मल्टीपल ट्रिप्स में हो सकता है, और एक ट्रिप में मल्टीपल पैसेंजर्स हो सकते हैं। जैसे शटल सर्विस की अगर बात करें, मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, एक शटल में बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं, अलग अलग यूजर्स एक ही शटल में जाते हैं, शेयर्ड वाला जो बोल सकते हो आप। तो एक ट्रिप में मल्टीपल पैसेंजर्स, तो यहाँ पर एस्ट्रिक। एक पैसेंजर मल्टीपल ट्रिप्स का पार्ट हो सकता है, उबर के थ्रू मल्टीपल ट्रिप्स ले सकता है वो,
तो ट्रिप की तरफ एब्स्ट्रैक्ट, तो मेनी टू मेनी, तो काइंड ऑफ आपने बहुत सारे तरीके मल्टीप्लिसिटी देखी, वन टू वन देखा, वन टू वन में और सारे दो तरीके स्पेसिफिक रेंज और स्पेसिफिक वैल्यू वाले टाइप देखे, वन टू मैनी देखा, मैनी टू मैनी देखा, वन टू मैनी का उल्टा कर दोगे तो मैनी टू वन बन जाएगा। तो छोटा तो कॉन्सेप्ट था लेकिन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार आपको ये सिंबल देखने को मिले तो घबरा नहीं जाना आपसे। एक और छोटा सा है कॉन्सेप्ट, मल्टीप्लिसिटी जैसा ही है, वो क्या है, रोल। कभी भी आप दो क्लासेस को आपस में रिलेट करते हो तो कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होती है, कुछ ना कुछ बिहेवियर होता है उस रिलेशनशिप का, कुछ ना कुछ पर्पस होता है, आप बोल सकते हो उस रिलेशनशिप का। जैसे कि ड्राइवर कार के साथ किस तरह रिलेटेड होगा, ड्राइवर कार को ड्राइव करेगा और ऑपरेट करेगा, तो ड्राइव लिख दिया। पैसेंजर कार को राइड करेगा, बैठेगा उसमें। एसी पार्ट होगा कार का, वही सेम चीज जो पहले लिखी थी, एसी इज अ पार्ट ऑफ कार। कार हैज अ म्यूजिक प्लेयर। पैसेंजर हैव अ ट्रिप या हैव अ लिस्ट ऑफ ट्रिप्स, बहुत सारी ट्रिप्स हो सकती हैं। ट्रिप डिपेंड्स ऑन पेमेंट, डिपेंड्स ऑन डिपेंडेंसी। व्हीकल, या फिर आप बोल सकते हो कार इज अ व्हीकल, बाइक इज अ व्हीकल। तो जो भी चीज हमने पहले समझी थी वो अगर आप एरो के ऊपर लिख दोगे तो वो उस रिलेशनशिप का रोल माना जाएगा, कि ये वाला रिलेशनशिप ड्राइवर और कार के बीच में क्या है, ड्राइव्स वाला रिलेशनशिप है, रोल इसका ड्राइव्स है। यहाँ पर रोल जो है वो डिपेंड्स ऑन है, यहाँ पे रोल जो है वो इज अ है, यहाँ पर रोल जो है वो इम्प्लीमेंट्स है, सिद्धांत कार इम्प्लीमेंट्स कार। तो अगर ये लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट सबको समझ आया है तो हम क्या करते हैं, जो भी अब तक हमने पढ़ा है उसको एक थोड़े से छोटे डायग्राम में एक साथ दिखाने की ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या करा है, उबर का ही एक छोटा सा डायग्राम जिसमें अभी तक जो भी हमने क्लासेस पढ़ी हैं उनको मैंने रिप्रेजेंट करने की ट्राई करी है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक उबर वाली क्लास का, सॉरी यूजर वाली क्लास का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी उसके आप ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। तो दो तरह के यूजर हो सकते हैं, या तो ड्राइवर होगा, उनके लिए अलग ऐप होती है, या तो पैसेंजर होगा, उनके लिए अलग ऐप होती है उबर की। तो दोनों यूजर ही हैं, यानी दोनों यूजर के चाइल्ड क्लासेस हैं। तो इज अ रिलेशनशिप या फिर जनरलाइजेशन या फिर इनहेरिटेंस, तीनों चीजें एक ही हैं। तो हमने क्या दिखाया, सॉलिड लाइन विद अ एरो टुवर्ड्स द पेरेंट, सॉलिड लाइन विद अ एरो टुवर्ड्स द पेरेंट। आई होप यहाँ वाला पार्ट सबको समझ आया है। अब दूसरा पार्ट समझते हैं। एक व्हीकल है, वो एक इंटरफेस है। तो इंटरफेस लिखने के लिए मैंने एनोटेशन यूज कर ली। उस व्हीकल को इंप्लीमेंट करने वाली दो क्लासेस है, एक कार एक बाइक, और भी हो सकती हैं, अभी के लिए दो ली हैं। तो ये दोनों क्योंकि इस व्हीकल वाली इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही हैं, तो इंप्लीमेंटेशन या रियलाइजेशन क्या होता था, डॉटेड लाइन विद एरो टुवर्ड द इंटरफेस। तो मैंने वही दिखाया है, रियलाइजेशन या फिर इंप्लीमेंटेशन। कार इंप्लीमेंट्स व्हीकल, बाइक इंप्लीमेंट्स व्हीकल। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता तो ये आपका जनरलाइजेशन हो जाता, इनहेरिटेंस हो जाता, लेकिन अभी के लिए इंप्लीमेंटेशन है। और अगर थोड़ा और नीचे आए तो कार के पास दो चीजें होंगी, कार के पास म्यूजिक प्लेयर होगा, कार के पास एसी होगा। जैसे कि अगर आप उबर में नॉर्मल उबर गो चूज करते हो वर्सेस उबर प्राइम चूज करते हो, तो उबर प्राइम में आपको यूजुअली इस तरह के फीचर्स देखने को मिलेंगे, म्यूजिक प्लेयर, एसी आपके पास होगा। बल्कि अगर आप नॉर्मल कार होती है गो वाली, उसमें मतलब ड्राइवर की अच्छाई के ऊपर है कि वो एसी चालू करता है या नहीं करता है, या फिर होता ही नहीं एसी कई बार, तो म्यूजिक प्लेयर भी कई बार नहीं होता। सो कार हैज अ म्यूजिक प्लेयर, लेकिन एग्रीगेशन वाला, क्योंकि म्यूजिक प्लेयर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए हॉलो डायमंड कार की तरफ। कार हैज अ एसी, लेकिन एसी तभी होगा जब कार होगी। तो पार्ट है, पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पे हैज अ था, इसलिए फिल्ड डायमंड, कंपोजिशन वर्सेस एग्रीगेशन। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, अब इस वाले पार्ट को समझते हैं। आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ आया, ये वाला पार्ट सबको समझ आया। एक ये एरो और समझ लेते हैं। हमने देखा था कि यार ड्राइवर क्या करेगा, कार को चलाएगा, व्हीकल को चलाएगा। और क्योंकि ड्राइवर इंटरफेस के साथ रिलेटेड है लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं है ये, तो ये यूजेस इंटरफेस वाला रिलेशनशिप है, जो एक तरह से काइंड ऑफ डिपेंडेंसी बन जाता है कि ड्राइवर डिपेंड कर रहा है व्हीकल के ऊपर, या फिर ड्राइवर यूज कर रहा है व्हीकल को, लेकिन वो एक इंटरफेस को यूज कर रहा है, इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिकली कार को या बाइक को यूज करने के, वो सीधा इंटरफेस को यूज कर रहा है, डिपेंडेंसी इन्वर्जन। नीचे आते हैं अब यहाँ वाले पार्ट पे, फाइनल लास्ट पार्ट। ट्रिप नाम की क्लास है जिसमें बहुत सारी डिटेल होंगी ट्रिप की, कि उस ट्रिप में ड्राइवर कौन था, उस ट्रिप में पैसेंजर कौन थे, या एक था तो कौन था, और उस ट्रिप का पेमेंट कैसे हुआ था, और ट्रिप का पिकअप ड्रॉप क्या था। तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो ट्रिप इन चार चीजों से मैंने अभी रिलेटेड दिखा रखा है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी के लिए सिंपल रखने के लिए चार चीजें दिखाई हैं। कि ट्रिप यूज कर रहा होगा ड्राइवर को, यानी ट्रिप के अंदर ड्राइवर का एक फील्ड होगा, ट्रिप वाली क्लास के अंदर। ट्रिप वाली क्लास के अंदर पैसेंजर नाम का एक वेरिएबल होगा। और अपोजिट भी हो सकता है, ड्राइवर के अंदर भी एक लिस्ट ऑफ ट्रिप्स होगी कि उस ड्राइवर ने कौन कौन सी ट्रिप चलाई हैं, उसकी टोटल रेटिंग क्या है। वैसे पैसेंजर्स ने अब तक कौन कौन सी ट्रिप्स मतलब बुक करी है उबर पर। तो क्योंकि बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, तो दोनों तरफ एरो दिखा दी, या तो किसी तरफ मत दिखाओ। और रिलेशनशिप कैसी है, बाय डायरेक्शनल एसोसिएशन, यूजेस रिलेशनशिप, ड्राइवर कैन यूज ट्रिप
ट्रिप कैन यूज ड्राइवर, पैसेंजर कैन यूज ट्रिप, ट्रिप कैन यूज पैसेंजर। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आऊं नीचे वाले साइड पर, तो ट्रिप क्या कर रहा है, ट्रिप लोकेशन को यूज कर रहा है, लेकिन क्योंकि सिर्फ एक तरफ एरो है, लोकेशन ट्रिप को यूज नहीं कर सकता। ऑब्वियसली लोकेशन तो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो क्योंकि सिर्फ एक ही तरफ एसोसिएशन है, ट्रिप कैन कॉल लोकेशन, ट्रिप कैन यूज लोकेशन, पिकअप ड्रॉप, तो यूनिडायरेक्शनल एसोसिएशन है। वहीं पर एक थोड़ा और आप बोल सकते हो एक और काइंड का एसोसिएशन, वो क्या है, डिपेंडेंसी। ट्रिप क्या करती है, पेमेंट सर्विस पर डिपेंड करती है। जैसे अभी मैंने दिखाया था कि ट्रिप के अंदर आप कोई कैलकुलेट नाम का फंक्शन करो और उसमें आप पेमेंट वाली सर्विस का कैलकुलेट फंक्शन कॉल करो, तो उसमें आप सिर्फ फंक्शन कॉल कर रहे हो, उसका एक वेरिएबल अपने पास नहीं रख रहे, एक फील्ड नहीं बना रहे, तो एक डिपेंडेंसी, एक वीकर टाइप का एसोसिएशन है, तो इसलिए डॉटेड एरोस है। तो काइंड ऑफ इस चार्ट में आपको सब कुछ दिख पा रहा है, हालांकि दो चीजें नहीं होंगी, मतलब मल्टीप्लिसिटी नहीं होगी और रोल्स नहीं होंगे, लेकिन आप काइंड ऑफ जो मैंने येलो में लिख रखा है उन्हीं को रोल्स मान सकते हो। एक चीज नहीं है इस डायग्राम में, वो क्या है, आपके मल्टीप्लिसिटी। आप चाहो तो इसमें वो ऐड करने की ट्राई कर सकते हो। सो आई होप लो लेवल डिजाइन एलएलडी उबर की एप्लीकेशन है का एक सिंपल सा, इसमें सारा कवर नहीं हुआ उबर, लेकिन एक सिंपल सा एप्लीकेशन जिसमें हर तरीके के ऑब्जेक्ट्स, हर तरीके के आप बोल सकते हो इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और साथ के साथ हर तरीके के रिलेशनशिप्स, टोटल 7 टाइप के रिलेशनशिप हमने सीखे हैं, वो समझ आए होंगे। मैंने एक और डायग्राम यहाँ पे लगा रखा है अगले पेज पर, वो क्या है, हाई लेवल डिजाइन उबर का। अब हाई लेवल डिजाइन ना बिल्कुल ही अलग होता है लो लेवल से। हाई लेवल जब हम पढ़ेंगे, एचएलडी जब हम पढ़ेंगे, तब हम सीखेंगे काफी सारे कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपको कंसिस्टेंट हैशिंग दिख रही होगी, लोड बैलेंसर दिख रहा होगा आपको, काफका दिख रहा होगा आपको, डेटा सेंटर या फिर आप बोल सकते हो डेटाबेस दिख रहा होगा आपको, अगेन यहाँ पर काफका दिख रहा है, यहाँ पर आपको लॉगिंग दिख रही है, या फिर आप बोल सकते हो आप मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आपके पास फ्रंट एंड होगा, एपीआई होंगी, यहाँ पे जैसे देख सकते हो एचटीटीपी की रेस्ट एपीआई है। तो काफी कुछ एचएलडी में नया आ जाता है जो कि आपको एलएलडी में देखने को नहीं मिलता। और जब एचएलडी सीखेंगे तो एक हाई लेवल डिजाइन कैसे बनाते हैं, एक आर्किटेक्चर डिजाइन कैसे करते हैं, वो हम सीखेंगे। बट अभी के लिए अगर आपको कहीं इस तरह का डायग्राम दिखता है, तो यार इसको ये मत समझ लेना कि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं। मैंने लो लेवल डिजाइन में क्लास डायग्राम में जो भी बन सकता था या बनाते हैं यूजली लोग, वो सब कुछ सिखाया है। हालांकि एचएलडी अभी के लिए हम आगे रख रहे हैं, क्योंकि जब एचएलडी पढ़ेंगे तो ये एचएलडी डिजाइन कर पाएंगे किसी भी एप्लीकेशन का। अब जैसा मैंने बोला था, क्योंकि क्लास अटेंड हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए रिलेटेड टू क्लास डायग्राम, रिलेटेड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूएमएल डायग्राम, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिस्ट डाउन कर रखे हैं। आई होप तो सारे देख पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। करना क्या है, क्लास बहुत लंबी थी, हो सकता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद हो गए हो सकता है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में अभी भी थोड़ी बहुत गैप आ गए हो, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स मिस हुए हो कहीं पर। तो ट्राई करना है कि इन 10 क्वेश्चंस का, एक से लेकर 10 क्वेश्चंस का, हर क्वेश्चन में दो दो क्लासेस हैं, इनके बीच में रिलेशनशिप फिगर आउट करने की ट्राई करनी है। और अगर रिलेशनशिप फिगर आउट कर पाओ, तो साथ के साथ मल्टीप्लिसिटी और रोल भी ट्राई करना है, पता लगा पाओ। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, तो स्टूडेंट और कॉलेज आपस में कैसे रिलेटेड होंगे, वो ड्रॉ कैसे होता है वो रिलेशनशिप, और उसमें स्टूडेंट कितने टर्म्स में, कितने मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से एसोसिएटेड होगा, वैसे कॉलेज कितने से होगा, और रोल क्या होगा उस रिलेशनशिप का, वो आपको ट्राई करना है बताने की। अगर आप बता पाते हो तो आप एक काम कर सकते हो कि उन सारे 10 के 10 क्वेश्चनों का आंसर चैट में डाल सकते हो, ताकि मेरे को भी एश्योरेंस मिल जाए कि हाँ, जो मैं क्लासेस बना रहा हूँ, जो मैं रिकॉर्डिंग्स डाल रहा हूँ, क्या ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं। अगर होंगी तो जितने ज्यादा आंसर्स होंगे उससे मैं आइडिया लगा पाऊंगा। और एक चीज आप और बोल सकते हो, बता सकते हो कि क्या आपको जो बाकी के डायग्राम्स हैं, जैसे कि सीक्वेंस डायग्राम हो गया, अगर मैं थोड़े और स्लाइड्स पीछे जाऊं, काफी सारी स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स को भी मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो क्लास डायग्राम के अलावा जो मैंने 3 डायग्राम्स और इंपॉर्टेंट बताए थे, यूज केस, एक्टिविटी और सीक्वेंस, क्या ये भी आपको पढ़ने हैं। हालांकि मैं अगेन बताता हूँ, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्लास डायग्राम है। क्लास डायग्राम आप कह सकते हो आपके लो लेवल डिजाइन वाले इंटरव्यूज का 90% कॉम्प्राइज करेगा। कभी कभार आपको ये वाली चीजें देखने को मिल सकती है, वो भी कब, जब आप कंपनी में जाओगे, जब आप एंटर करोगे एज अ फ्रेशर, आपको ये डायग्राम्स ना भी आते हो तो चलेगा। तो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ट्राई करना है उनको सॉल्व करने का, जो लास्ट प्रैक्टिस शीट दी है, और इस चीज के भी बारे में मेरे को बताना है कि ओवरऑल क्लास कैसी रही, और क्या आप यूएमएल डायग्राम्स और पढ़ना चाहते हो या नहीं, या फिर हम अगला कॉन्सेप्ट जो कि हमारा डिजाइन प्रिंसिपल्स, डिजाइन पैटर्न होगा, उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप कोडिंग एंड कीप